Okay, welcome everyone. So I am going to start the session. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको खुश आमदीद। मेरा नाम मोहम्मद शर्जील बिलाल है और ये मेरे आई मीन दिस इज MSB FX दी अल्टीमेट फॉरेक्स गाइड। तो इसमें फ्रॉम द वेरी इनिशियल से लेके एडवांस चीज़ें आपको सारी एक एक चीज़ इस कोर्स के अंदर पढ़ाई जाएंगी। आज का जो आपका सेशन है वो इन चीज़ों के ऊपर हमारे जो सेशन के कंटेंट्स हैं वो आपके हैं। व्हाट इज़ फॉरेक्स। नंबर सेकंड पे है व्हाट आर द पिप्स इन फॉरेक्स। व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन फॉरेक्स। लेवरेज आपकी क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है, बिड प्राइस क्या होती है एंड स्प्रेड क्या होता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपकी सेशन पे वो आपकी होती हैं कि हमारे पास प्रायोरिटीज़ के ऊपर जो पूरे फॉरेक्स के आप कह लें कि फाउंडेशन है। अगर आप लोग इनिशियली जो बिल्कुल बिगनर्स हैं वो इन तीन चीज़ों के अंदर मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होगी कि आप जो रिस्क ले रहे हैं उसके ऊपर कितना रिवॉर्ड ले रहे हैं, इन तीनों चीज़ों के ऊपर अगर आप लोग जो हैं वो ग्रिप कर लेंगे तो आप पूरी लाइफ टाइम के लिए एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनेंगे और आपको बार बार इन्हीं चीज़ों के ऊपर गाइड किया जाएगा और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आप लोगों को फोकस करवाया जाएगा कि आप किस तरीके से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने रिवॉर्ड को बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली इस फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट भी आपको मिल रहा होता है, आपको लॉस भी मिल रहा होता है, लेकिन वी आर नॉट क्लेम एनीबॉडी के इसमें से आपको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस भी करते हैं कि सर आपका जो कोर्स है वो हम लोगों ने अटेंड किया है, अब हम लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? जी बिल्कुल आप बन सकते हैं। अगर जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है विदाउट आइट्रेशन विदाउट मॉडिफिकेशन अगर आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप लोग मेहनत करेंगे, तो आप बिल्कुल इसमें बहुत अच्छे और सक्सेसफुल। मेरे पास बहुत सारी इस तरह की स्टोरीज हैं, मेरे पास पोर्टफोलियो है बिल्कुल इस तरीके से कि मेरे माशाल्लाह से सब स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट जिन्होंने मेहनत की है जो चीज़ उनको पढ़ाई की है एंड एवरीवन जितने भी लोग हैं वो सारे इस मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबल हैं। जो उनके लॉस के चक्कर थे वो लॉस प्रॉफिट बनाते थे, फिर लॉस हो जाता था, ब्रेक इवन हो जाता था या अकाउंट उनके शुरू में वॉश हो जाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 ईयर्स, इससे भी ज़्यादा अभी मुझे तकरीबन हो चुका है इस मार्केट में पढ़ाते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉफिटेबल हैं क्योंकि जो चीज़ें उनको यहाँ पे पढ़ाई गई हैं उन चीज़ों के ऊपर उन लोगों ने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है। सो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है फॉरेन एक्सचेंज से लिया गया है, एफएक्स, ठीक है ना, फॉरेन एक्सचेंज दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। आप लोग दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपकी दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है और ये ओपन सबके लिए कब हुई थी? ऑनलाइन 1994 के बाद, ठीक है। 1994 से पहले क्या होता था कि आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि जिस तरीके से आपको इस तरह एग्जांपल दी जाती है कि इफ़ यू आर इन पाकिस्तान और इफ़ यू आर इन इंडिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव 100 USD, $100 का मेरे पास कैश है, ठीक है। वो कैश जो है मैं अपने ब्रोकर के पास लेकर जाऊंगा जो मनी एक्सचेंजर होता है। तो आई आई रिक्वेस्ट दैट ब्रोकर कि मुझे इसके अगेंस्ट जितने PKR हैं पाकिस्तानी रुपीस में मुझे अमाउंट चाहिए, वो मुझे एक्सचेंज करके दे देगा। इट मीन्स कि मैंने अपनी US डॉलर को PKR से मैंने एक्सचेंज कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू ट्रेवल टू यूरोप, तो मैं यूरो होंगे तो PKR के अगेंस्ट जितना यूरो की अमाउंट बनेगी, फॉर एग्जाम्पल 100 के, 200 के, 300 के, इन एनी कंट्री, फॉर एग्जांपल आप इंडिया में है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री में आपने एक्सचेंज कराना तो इस तरीके से पहले ज़माने पे करेंसी पेयर्स को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवाया जाता था। और आप सबको पता है कि पूरी दुनिया में जो ग्लोबल करेंसी है वो आपकी US डॉलर है। US डॉलर क्यों है कि जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है, इंटरनेशनल, आप देख लें कि किसी भी कंट्री जो है वो आपस में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उसकी जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस है वो US डॉलर की होगी। किसी भी आप एयरपोर्ट पे चले जाएं, आप लोग कहीं पे भी चले जाएं, तिजारत हो रही होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी, वो US डॉलर में हो रही होती है, राइट, बिकॉज US डॉलर इज द ग्लोबल करेंसी पेयर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अपने माइंड पे याद रखना है। अच्छा, इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, आप यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि इतनी ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, इतनी ट्रेडिंग होती जा रही है और इतने ज्यादा अभी लोग इसके अंदर सेलिंग एंड बाइंग कर रहे हैं कि ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो आपका 5 ट्रिलियन से बढ़ के अब 7 ट्रिलियन तक चला चुका है। एक दिन का आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है,
अब ट्रेडिंग वॉल्यूम किसे बोलते हैं? ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो आपका होता है कि जब आप अपने पोजीशंस को ओपन कर रहे होते हैं, आपके जो बैंक्स होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, आपके जो हेज फंड्स होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, तो इन सारों का कंबाइंड वॉल्यूम प्लस आपका जो रिटेल ट्रेडर होता है उनके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ओवरऑल। फॉर एग्जांपल इफ आई एम ट्रेडिंग विद वन स्टैंडर्ड लॉट, टू थ्री, आप लोग 50 से करेंगे, 20 से करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर बैलेंस एंड इक्विटी इन योर टर्मिनल। तो उस बेस के ऊपर जो आप लोग ट्रेड करेंगे उसका जो टोटल कैप होगा, जो कैपिटल होता है, वो 5 ट्रिलियन से बढ़ के अब 7 ट्रिलियन तक चला गया है, और ये मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। Similar to other business, forex trading include the process of buying currencies at low price and selling back when the price increase to gain profit. ये फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसी मार्केट है कि इसके अंदर आप बाइंग से भी प्रॉफिट बना सकते हैं, मतलब आप किसी भी करेंसी पेयर को बाय कर सकते हैं, उससे आप प्रॉफिट बना सकते हैं, या किसी भी करेंसी पेयर को आप सेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेटजी, कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। आप इंट्राडे प्रॉफिट गेन करना चाह रहे हैं, आप वीकली बेसिस पे उसको होल्ड करना चाह रहे हैं, आप डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। ठीक है। तो आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे ये ऐसा नहीं है कि कुछ लोग इस तरीके से सोच रहे होते हैं कि अगर हम लोग सेल करेंगे तो शायद हमें नुकसान हो जाएगा, हम सिर्फ बाय करके ही इसमें से पैसा बना सकते हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है कि इसमें आप लोग बाय करके भी पैसा बनाएं और सेल करके भी पैसा बिल्कुल बना सकते हैं। ओके। फॉरेन एक्सचेंज इज अ हाईली रिस्की मार्केट वेयर प्रॉफिट कैन रीच अप टू 100% इन अ स्पैन ऑफ अ वन डे। ठीक है। इसमें जब आपका इतनी हाईली रिस्की मार्केट है कि आपका जो प्रॉफिट है वो एक दिन में 100% हो सकता है, और एक दिन में वो जीरो, बिल्कुल वॉश भी हो सकता है। तो इसीलिए दुनिया पे आप लोग किसी भी कोने पे चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, जब भी फॉरेन एक्सचेंज का नाम आता है, कि फॉर एग्जांपल इफ somebody is saying that he is a forex trader, like for example if I'm saying that I'm a forex trader, तो फॉरेक्स ट्रेडर्स के बैक एंड पे बहुत सारी चीजें, आपका रिस्क, मनी मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग, योर फंडामेंटल्स, योर टेक्निकल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे फिर क्या करते हैं कि इतनी ज्यादा चीजों को, जाहिर सी बात है, कंपाइल करने के लिए इट विल टेक अराउंड 1 ईयर, मे बी 3 ईयर्स, और मे बी 2 ईयर्स। तो इतना ज्यादा आप लोगों को एक्सपीरियंस चाहिए इस पे एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए। इसीलिए ये आप लोगों के लिए कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि आप लोग इसको सीख के, जो इसमें की पॉइंट्स हैं उनको सीख के, और की पॉइंट्स आपके कौन से होंगे, आपके टेक्निकल्स। अगर आपको टेक्निकल्स पे ग्रिप हो जाए तो एनीबॉडी कैन ट्रेड एंड एनीबॉडी कैन मेक अ गुड प्रॉफिट इन अ वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे। आप लोग बहुत अच्छा इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बना सकते हैं, जो कि मेरे स्टूडेंट्स बना भी रहे हैं। तो आप लोगों ने बस इन चीज़ों पे थोड़ा सा अपनी ऐसा नहीं करना कि जो स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी आप लोगों ने इन चीज़ों को भूल के बस उन पे फोकस्ड करना है, उन पे आपने चलना है, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। हु मूव द फॉरेक्स मार्केट? फॉरेक्स मार्केट में आप लोग याद रखिएगा, जो आज फर्स्ट आपका सेशन हो रहा है, तो फर्स्ट सेशन से लेके आपके लास्ट सेशन तक भी मार्केट में ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, कि वन ऑफ द रीज़न के मार्केट की जो मूवमेंट की रीजंस होती हैं वो आपकी सप्लाई होती है एंड डिमांड होता है। अब इसकी एग्जांपल हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि द वर्ल्ड नीड्स मोर यूएस डॉलर। अगर किसी भी दुनिया में आप लोगों को जिस तरह पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्लोबल करेंसीज जो है वो आपकी कौन सी है, आपकी यूएस डॉलर है। तो यूएस डॉलर की अगर आप देखें कि मुझे फॉर एग्जांपल 100 के यूएस डॉलर चाहिए, मेरे साथ बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिनको यूएस डॉलर चाहिए, और उनके साथ जो आपके जो हाई लेवल पे फॉर एग्जांपल किसी बैंक्स को आपके यूएस डॉलर चाहिए, तो इट मींस कि एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर की क्या हो रही है, डिमांड में इजाफा हो रहा है। एट द सेम टाइम मार्केट की जो वैल्यू होगी यूएस डॉलर की वो इंक्रीज हो जाएगी। जब वैल्यू इंक्रीज होगी, इसकी डिमांड में इजाफा होगा, तो डेफिनेटली यूएस डॉलर वुड बी मोर यूनिक एंड एक्सपेंसिव। जिस तरीके से अभी आप देखते हैं कि डॉलर्स में डॉलर की जो डिमांड है उसमें इजाफा हो रहा है। ठीक है। इजाफा किस तरीके से होता है, जब आपकी इंटरेस्ट रेट जो है, इंटरेस्ट रेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, तो डेफिनेटली जितना भी आपका इन्वेस्टर होता है वो यूएस डॉलर पे इन्वेस्ट करना चाहता है टू गेन मोर प्रॉफिट। ठीक है। और मंथली बेसिस समटाइम्स दे हैव quarterly plans, they have half year plans and they have yearly plans as well। तो इसमें ये सारी चीजें आप लोगों की चल रही होती हैं। ठीक है। सो इसका मतलब हुआ कि यूएस डॉलर की जो है वैल्यू में इजाफा हो गया, उसकी डिमांड में इजाफा हो गया, तो वो बहुत ज्यादा
जो है महंगा होना शुरू हो जाएगा। अगर तो मेरे पास बहुत सारे डॉलर्स हैं, मार्केट में हर किसी के पास बहुत सारे डॉलर्स हैं और हमें डॉलर्स की अब जरूरत नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि सप्लाई एंड डिमांड के मेथड के ऊपर जब डिमांड होगी तो प्राइसेस आपकी बुलिश जाएंगी, जब उसमें सप्लाई होगी तो मार्केट में आपकी प्राइसेस नीचे जाएंगी, सेल साइड पर जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बेसिकली इस की एग्जांपल्स आपको यूएस डॉलर से कोट की जा रही है। द फोर्सेस दैट मूव्स द मार्केट, अब ये तो आपकी एक बेसिक्स एग्जांपल्स हो गई हैं। अब इसके साथ साथ आपकी थोड़ी सी फंडामेंटल चीजें भी होती हैं, बट राइट नाउ वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन आवर टेक्निकल्स लेटर ऑन नेक्स्ट सेशन के ऊपर। The forces that move the market can also reflect changes in the value of currencies. अब करेंसीज की जो वैल्यूज होती है ना, अब वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे जो बार्स आपका टर्मिनल्स बना होता है, यहाँ पे आपकी प्राइसेस आ रही होती हैं। यहाँ से यहाँ आपकी प्राइसेस चेंज हो रही हैं आपकी, और प्राइसेस आपकी चेंज किस तरह हो रही होती हैं, बार के ऊपर इस तरह अप एंड डाउन मूव कर रही होती हैं, इस तरीके से आपकी प्राइसेस मूव कर रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपकी डिफरेंशिएट कर रही होती हैं, समटाइम्स हाई पे जा रही होती हैं, समटाइम्स मार्केट लो पे आ रही होती है, समटाइम्स साइड वे पे मार्केट मूव कर रही होती है। तो ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है वैल्यूज आपकी, ये आपकी वैल्यूज डिपेंड करता है इनकी मूवमेंट की वजहात किस चीज़ पे होगी, आपकी इंटरेस्ट रेट पे, इकोनॉमिक डाटा पे होगी, और उसके बाद जियो पॉलिटिकल टेंशंस होंगी, कैन ऑल्सो इफेक्ट द प्राइस ऑफ अ कंट्रीज करेंसीज। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये आपकी करेंसीज के जो है वो प्राइस को मूव करने के लिए, प्राइस को सर्कुलेट करने के लिए, ये आपकी फंडामेंटल रीजंस होती हैं जिसकी वजह से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर या बेरिश साइड पर जा रही होती हैं। अब बुलिश का मतलब ये होगा कि आपकी या बाय हो रही होती है या आपकी प्राइसेस सेल साइड पे मूव कर रही होती हैं। तो ये आपके सारे जो है वो फंडामेंटल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से प्राइस आपकी मूव कर रही होती है। अब प्लेयर्स इन द मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, जिस तरीके से आपके क्रिकेट में प्लेयर्स होते हैं तो फॉरेक्स में भी आपके प्लेयर्स ही होते हैं, ठीक है ना, जो मार्केट को चला रहे होते हैं, जिनकी वजह से मार्केट चल रही होती है। ठीक है, अब प्लेयर्स वो क्रिकेट वाले नहीं कि यहाँ पे खेलना शुरू कर देंगे। जो आपके प्लेयर्स होंगे उसमें नंबर वन इनको डिफरेंट कैटेगराइज किया गया है, थ्री टायर्स के अंदर इनको बंद किया गया है। नंबर वन टायर्स है आपके सेंट्रल बैंक, इंटर बैंक, इंटरनल जो कंट्री के बैंक्स होते हैं, नेशनल बैंक जिसमें जापान का, कनाडा का, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा, ये इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं। अब ये बैंक से मुराद क्या होता है कि बैंक्स इसमें किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, डेफिनेटली अगर आप लोगों ने सुना होगा, अब बैंक इस तरीके से ट्रेड कर रहे होते हैं कि जब पाकिस्तान में सुबह होती है, या इंडिया में सुबह होती है, या यूएस में सुबह होती है, मॉर्निंग जब उनकी गुड मॉर्निंग होती है, तो आपने देखा होगा कि आपके बैंक्स ओपन होना शुरू होते हैं। जब बैंक्स ओपन होना शुरू होते हैं तो आपके बैंक्स भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्वमेंट होती है, उन पे डिफरेंट, डेफिनेटली इफ आई एम इन्वेस्टिंग द अमाउंट इन द बैंक, तो बैंक्स में क्या हो रहा है कि सेविंग्स के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट जो आपका होता है, ठीक है ना, उस इंटरेस्ट रेट के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा है। जिस तरीके से डिफरेंट बैंक्स की स्कीम्स होती हैं कि इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट वहां पे मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपके बैंक्स होते हैं वो भी ट्रेडिंग में एक्टिविटी पे इन्वॉल्व होते हैं, वो भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और ये आपके कोई भी कंट्री के इंटरनल इंटरनल जो इंटर बैंक होते हैं ना वो आपके इन्वॉल्वमेंट कर रहे होते हैं, जब उस कंट्री का सेशंस टाइमिंग्स ओपन होती है, वहां पे मॉर्निंग होती है, तो आपके बैंक्स की एक्टिविटीज शुरू हो जाती है। जिस तरह अभी आपको सबको पता है कि न्यूयॉर्क सेशन सबका फेवरेट होता है और लंदन सेशन, जब आपका न्यूयॉर्क सेशंस ओपन होते हैं तो उसका क्या मतलब है कि वहां पे मॉर्निंग हो रही है, उनके बैंक्स ओपन हो रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम एक्टिविटीज आ रही है, और तभी मार्केट क्यों इतनी वॉलेटाइल होती है, क्योंकि वहां पे वॉल्यूम आ रहे होते हैं। अब वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि वहां पे हर कोई बाइंग सेलिंग कर रहा होता है। जब आपका बैंक्स, बड़े बैंक्स होते हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपकी मार्केट बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है, मार्केट आपकी बहुत ही ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देती है, और जिसकी वजह से आप सेल करते हैं या बाय करते हैं और डेली बेसिस के ऊपर आप प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। जो आप लोगों का प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है, आप लोगों को इस तरह की स्ट्रेटजीज यहाँ पे सिखाई जाएंगी कि आप डेली बेसिस पे एक ही पेयर के ऊपर किस तरीके से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं वो डेली बेसिस पे भी कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे, जिस तरह पहले भी मैंने बताया, लेकिन एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे बताया जाएगा जिससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। अच्छा, अब इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये होता है कि आपके जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, सिटी ग्रुप्स, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैच एंड अदर हेज फंड्स,
हेज फंड्स जो होंगे ये आपके बड़े इदारे होते हैं जो मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम की एक्टिविटीज हो रही होती है और वो उसमें ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो ये बड़े बड़े आपके पैनल्स हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा फंड्स है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनके पास फंड्स है, और ये मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं ऑन अ सर्टेन लेवल। हर वक्त ये लोग एंटर नहीं होते, लेकिन सर्टेन लेवल्स के ऊपर ये ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, और उसमें से आप सारे इसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहे होते हैं। बिकॉज वी आर रिटेलर्स। नंबर थ्री, वी आर रिटेल ट्रेडर्स। अब रिटेल ट्रेडर क्या करेगा कि फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूट ने 1 मिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस की है, और मेरे अकाउंट का फॉर एग्जांपल साइज है 100,000। मेरे अकाउंट का साइज है 100,000 बिकॉज आई एम ए रिटेल ट्रेडर। तो आपको क्या लगता है कि मैं इनके साथ compete कर सकता हूँ? नेवर एवर। क्योंकि इनका 1 मिलियन का कैप है और मेरा 1,000, मतलब आप देख लें कि 0.000000 जाके 1 पे मेरी परसेंटेज आती है मेरे अकाउंट के साइज की। ठीक है, बहुत लोएस्ट है, बिल्कुल लो। आप ये कह लें कि बिल्कुल ही स्मॉल अकाउंट है, बिल्कुल माइक्रो से भी स्मॉल अकाउंट है उनके सामने, बड़े जो हेज फंड्स हैं। तो आई कैन नॉट कम्पीट विद देम। इंस्टेड ऑफ competing with them, मैं उनके साथ चल सकता हूँ। किस तरीके से? ऑन अ सर्टेन टेक्निकल लेवल्स मैं उसमें से प्रॉफिट टेकिंग करके, एंट्री लेके, और प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करके अपने एक दिन का $50, $100, $70, $60, सो ऑन वट एवर, जितना मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट टारगेट होगा, मैं वहां पे अपनी अर्निंग कर सकता हूँ। रिटेल ट्रेडर का हमेशा यही कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि शुरू में जब लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या उन्होंने सीखा नहीं होता, या सीखने के बावजूद वो इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे होते। तो आप लोग इन चीजों को प्रॉपरली फॉलो करेंगे, और आप लोगों को ये चीज पता होगी, आपका माइंडसेट इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने डेली पे 50 पिप्स, 100 पिप्स आपने लेने हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाना है। इस तरीके से इतनी आसान स्ट्रेटजी के ऊपर, इतनी आसान स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप लोग मार्केट से ठीक ठाक किस्म का पैसा बना सकते हैं। अब जो ये नीचे ये सारी एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, ये यहाँ के लोकल बैंक्स हैं। फॉर एग्जांपल HSBC, ठीक है, उसके बाद आपका मे बैंक यहाँ का, होंग लियोन, HSBC, CIMB, उसके बाद स्टैंडर्ड चार्टर्ड। यहाँ पे ये बैंक्स, ये सारी बैंक्स की आपकी लोकल की डिटेल्स है, जो इंटर बैंक में आते हैं। हर कंट्री के अपने बैंक्स की डिटेल। तो आपके सारे बैंक्स की एक्टिविटीज हो रही होती है जब उन सेशन ओपन होता है, जब उस कंट्री, उस सिटी का सेशन ओपन हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, करेंसीज में अगर हम लोग देखें तो देर आर मेनी करेंसीज इन द वर्ल्ड। डेफिनेटली आप हर करेंसी पे दुनिया पे ट्रेड कर सकते हैं, आपको कोई मना नहीं करता कि आप किसी भी कंट्री के जो है उस पे ऊपर ट्रेडिंग करें। बिकॉज 1994 से फॉरेक्स मार्केट सबके लिए ओपन कर दी गई है कि एनीबॉडी कैन ट्रेड USD, US डॉलर को अगेंस्ट कैनेडियन डॉलर पे कर लें, JPY के साथ कर लें, गोल्ड के साथ कर लें, यूरो के साथ कर लें, GBP के साथ कर लें। आपको किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लोग एक पेयर पे ट्रेड न करें, बाकियों को आप ट्रेड नहीं कर सकते। आप किसी भी पेयर के ऊपर इजीली खुल के ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। सो आपकी मोस्टली जो मेजर करेंसीज होती हैं वो आपकी कौन सी होती हैं, जो बड़ी पेयर्स होती हैं? तो डेफिनेटली नंबर वन पे आपका US है, कैनेडियन डॉलर है, GB पाउंड है, यूरो यूरो है आपका, स्विस फ्रांस का ये जो है CHF ये है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, जापानीज येन है, और न्यूजीलैंड। तो ये आप लोगों के सारे करेंसीज पेयर्स हैं जिनके ऊपर आप लोग दुनिया पे किसी भी पेयर्स के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब पेयर्स की आप लोगों की टाइप्स कितनी होती हैं? तो यहाँ पे आप लोगों की मेजर टाइप्स हैं। मेजर करेंसीज में क्या होता है कि जिसके अंदर US डॉलर्स की इन्वॉल्वमेंट हो। क्रॉस करेंसीज होंगे ना, जिस तरह अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि आपके जो क्रॉस करेंसीज में जो मेजर्स के अंदर आपके आएंगे, ये आपकी होगी USD अगेंस्ट GBP, GBP, या आप इस तरह कर लें GBP अगेंस्ट USD। तो ये आपके इसके साथ US डॉलर की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, जो कि आपका मेजर करेंसी पेयर है। अब माइनर में क्या होगा, जिसमें US डॉलर की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। माइनस में आप लोग GBP JPY ले सकते हैं, यूरो GBP ले सकते हैं, GBP कैड ले सकते हैं। इसमें आप लोगों की जो आपके US डॉलर के अगेंस्ट जो बाकी पेयर्स होंगे उनकी आपस में क्रॉस कंपैरिजन होगा। और एग्जॉटिक पेयर्स जो होंगे, जो आपके नॉर्मल कंट्रीज होती हैं, उनमें आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब क्रॉस करेंसीज पे हम लोग चलते हैं। तो ये आपके सारे क्रॉस करेंसीज पेयर्स की डिटेल्स हैं। इसमें आप देख लें कि पहले तो आपका US डॉलर के साथ होना चाहिए, उसमें वो नजर नहीं आ रहा, राइट? तो आपके नॉर्मल पेयर्स हैं, मतलब माइनर पेयर्स हैं आपके। अब माइनर पेयर्स के अंदर आप देख लें यूरो की करेंसीज पेयर्स के साथ क्या डिटेल्स हैं, JPY की, GBP की,
कैनेडियन डॉलर की, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की और एनजेडी की। ये आपके सारे के सारे क्रॉस करेंसीज पेयर्स हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है आपने सारे पेयर्स के ऊपर ट्रेड करनी है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू ट्रेड ऑल द पेयर्स। जो आप लोगों को पता होगा, जो आप लोगों के लिए बेस्ट पेयर होंगे, वो आप लोगों को यहाँ पे बताए जाएंगे। अब ये मेजर करेंसीज पेयर्स हैं। प्रीवियसली स्क्रीन पे हमने देखा कि वो माइनर करेंसीज पेयर थे, और ये आप लोगों के मेजर करेंसीज पेयर्स हैं। अब मेजर के अंदर हमारे पास देख लें, यूरो अगेंस्ट यूएस डॉलर, जीबीपी अगेंस्ट यूएस डॉलर, यूएसडी अगेंस्ट जापानीज येन, और उसके बाद यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर अगेंस्ट यूएसडी, एनजेडी अगेंस्ट यूएसडी। ये सारे के सारे आपके मेजर मेजर पेयर्स हैं। तो आप लोगों ने इनके ऊपर किस तरीके से ट्रेड करनी है? आप लोगों ने इनमें से कोई भी एक पेयर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। और एक पेयर के साथ आप लोग अगर अच्छे पेयर्स में आप लोग पैसा इस मार्केट में अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप कौन सा पेयर चूज कर सकते हैं? सिंपल, आप लोगों ने XAU USD, आपने गोल्ड का जो पेयर है आप लोगों ने वो चूज करना है, और उसके साथ आप यूरो यूएसडी चूज कर सकते हैं, जीबीपी यूएसडी। एक पेयर आपने, फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जीबीपी यूएसडी, इन पेयर्स में। बाकी इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इसमें भी ट्रेड करें, इस पे भी करें, इस पे भी करें, इस पे। आप लोगों को प्रॉफिटेबल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप लोग सारे के सारे पेयर्स में या इन पेयर्स में जो एग्जॉटिक पेयर्स होते हैं, इन पे आप लोग काम करें। हांगकांग जिस तरह डॉलर्स हैं, तुर्किश लीरा है, ये आपके वो पेयर्स हैं जिसमें मेजर करेंसीज जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये माइनर जो आपके छोटे कंट्रीज होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। सिंगापुरियन डॉलर है, उसके बाद डेनिश क्रोन है, उसके बाद स्वीडिश करोना है, उसके बाद जार है। ये साउथ अफ्रीका का जो है ना, जार इसको बोला जाता है। उस पर भी लोग ट्रेड बिल्कुल कर रहे होते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इन लोगों पे, इन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करें। आप लोगों ने क्वालिटी वर्क देना है, क्वांटिटी नहीं देखनी कि आप लोगों के पास जो है 7-8 पेयर्स होंगे, आप लोग सारों में ट्रेड करेंगे तो ही आप लोग एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। आप लोगों के लिए सिंपल ये है कि आप एक पेयर चूज करें, वन पेयर आपने चूज करना है। वन पेयर आपका कौन सा होगा? आपके साथ आपको अभी बताया गया है कि गोल्ड के पेयर के ऊपर XAU एंड यूएसडी, एक पेयर के अंदर आपने ट्रेडिंग करनी है। और इसके साथ आप लोग यहाँ से कोई भी पेयर एक सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें यूएसडी की इन्वॉल्वमेंट होगी। आप उस पेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पेयर के अंदर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स मार्केट। अब आप देखें कि जो एक फॉरेक्स ट्रेडर होता है, कि आपको क्या लगता है कि वो हर वक्त मार्केट पे बैठा रहता है जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है? नो। उसके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं, उसमें उन रूल्स को वो फॉलो किया जा रहा होता है। जिस तरह पीछे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आपने एक करेंसी, एक पेयर के अंदर काम करना है, चाहे वो करेंसीज हो या कमोडिटीज हो, आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है ना। आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे प्रॉपरली गाइड की जा रही होती हैं। आप लोगों ने एक करेंसी पेयर चूज कर लिया, उसके साथ अब आप लोगों ने प्रॉपरली अपने आप को उसके मुताबिक डिजाइन करना है। डिजाइन करने से मुराद ये कि आपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल को डिजाइन करना है कि हम लोग किस तरीके से उसमें ट्रेड करेंगे। चाहे वो आप लोग देखें, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी मार्केट स्ट्रक्चर की एक बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी है जिसको आपने इम्प्लीमेंट करना है चार्ट के ऊपर। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप सुबह 5 बजे से लेके रात को 3-6 बजे तक आप लोग 24 घंटे मार्केट पे बैठे रहेंगे और आप ट्रेड करते रहेंगे। ऐसे कभी भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती ही नहीं है। इसमें आप लोगों ने अपने टाइम जोन की कैटेगराइज करना होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन आप लोग देख लें वो आपका कितने बजे ओपन होता है अकॉर्डिंग टू योर टाइम जोन। आप लोगों का कौन सा टाइम जोन है? जिस तरह सिडनी और ऑस्ट्रेलिया का ये 6 बजे ओपन हो जाती है मार्केट, और उसके बाद टोक्यो और जापान की ओपन हो जाती है 7 बजे। इस तरीके से फिर आप लोगों का डिफरेंट सेशंस होते हैं। लंदन सेशन आप लोगों के ओपन होते हैं, यूरोपियन सेशंस आपके ओपन होते हैं 2 PM पे। फिर लंदन सेशन और यूरोप आपको इकट्ठा ओपन हो रहा होता है 3 PM पे। एनवाई सेशन जो होता है वो 8 PM पे। अगर आप लोग गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए कौन सा सेशन इंपॉर्टेंट होगा? एनवाई सेशन। तो उससे पहले आप लोगों ने मार्केट को एनालाइज करना होगा, टेक्निकल चीजें देखनी होंगी कि मार्केट में आज कौन कौन सी टेक्निकल चीजें जो आपने पढ़ी हुई है वो कौन कौन सी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आज के दिन मार्केट में। वो सारी चीजों को आपने देखने के बाद एग्जीक्यूशन करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एंड दैट्स इट। मार्केट आपको जो है वो वहां से जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे उस सेशन के अंदर अपनी लर्निंग के मुताबिक, तो मार्केट टेक्निकली आपको वहां से प्रॉफिट दे देगी या आप कुछ लॉस लेके मार्केट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स के अंदर यूजुअली ट्रेडर विल डू देयर एनालिसिस इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग अराउंड 12 PM एंड 3 PM यूके टाइम। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि सुबह के टाइम पे
मैं भी पर्सनली इसमें क्या करता हूँ कि प्रॉपरली एक दफ़ा मार्केट के एनालिसिस किए जाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। अब मल्टी टाइम फ्रेम से मुराद ये है कि जब आप मार्केट में एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल मार्केट को देखते हैं, तो आप उसमें बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करने के लिए हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते हैं टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। जिस तरह अब टेक्निकल कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सपोर्ट आ गई, रेजिस्टेंस आ गई, ये आपकी सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। ठीक है, जिसको मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट भी कर रही होती है और आप उसके अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं। अच्छा, the most awaited trade in the European market which opens at 3 p.m. while the US market which opens at 7 p.m. 7 p.m. आपका जो है वो विंटर टाइमिंग्स होती हैं, वैसे 8 p.m. पे मार्केट आपकी ओपन हो जाती है। द मार्केट वाज brisk between these two sessions। अब इसमें समटाइम्स इस तरीके से चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं। अब किस तरीके से आपकी चीज़ें परफॉर्म हो रही होती हैं, समटाइम्स मार्केट जो है आपकी एशियन पे रेंज कर रही होती है, लंदन पे रेंज कर रही होती है। ठीक है, अब एनवाई सेशन पे मार्केट ने अगर ब्रेकआउट दे दिया अपनी रेंज का, तो उसके पुल बैक के ऊपर हम लोग ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, या नीचे उसने डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया तो पुल बैक पे एनवाई सेशन पे हमें एक बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं इन टाइमिंग्स के दरमियान। और मार्केट को एनालिसिस कब कर रहे होते हैं? इन द मॉर्निंग। तो मोस्ट बेस्ट जो आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं वो आपके कौन से होते हैं, मींस आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज हैं, मार्केट किस तरीके से आपकी ट्रेडिंग में आपको बेस्ट एग्जीक्यूशंस मिल रही होती हैं, वो आपको इन इन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे वाले दिन आपकी बेहतरीन एग्जीक्यूशंस हो रही होती हैं, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही होती हैं। क्योंकि मंडे थोड़ा सा स्लो होता है। अब मंडे इस तरीके से स्लो होता है कि डेफिनेटली मार्केट ओवरऑल वीकेंड के बाद ओपन हो रही होती है, सैटरडे एंड संडे। तो मंडे में इट विल टेक टाइम टू जनरेट वॉल्यूम फॉर द होल वीक। अब वॉल्यूम किस तरह जनरेट होंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी आज मार्केट ओपन हुई है तो इसमें पहले एशियन पे वॉल्यूम आएगा, उसके बाद आपको पता होगा कि आपके पास लंदन सेशन के अंदर वॉल्यूम आएगा, और उसके बाद आप लोगों का एनवाई सेशन। जब तीनों सेशंस के वॉल्यूम इसके अंदर मिल जाएंगे तो इसमें फिर क्या होगा कि आपके पास एक पूरे वीक के वॉल्यूम जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, तो नेक्स्ट डे मार्केट आपको बेहतरीन एक्टिविटी परफॉर्म करना शुरू कर देगी। मार्केट में वहां पे जब वॉल्यूम कंप्लीटली जनरेट हो जाएंगे तो आपको पूरे वीक की एक डायरेक्शन मिल जाएगी, और उस वीक की डायरेक्शन के ऊपर आप सेल कर सकते हैं एंड बाय कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन मार्केट टेक्निकली कौन सी डायरेक्शन पे मूव कर रही होगी। ठीक है, अब टाइम फ्रेम इन फॉरेक्स का किस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं कि टाइम फ्रेम, ये आपको सिर्फ टाइम फ्रेम बताया जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपको चार्ट पे सिखाई जाएगी, बताई जाएगी किस तरीके से। हमारे पास ये चार्ट्स के ऊपर डब्ल्यू लिखा होता है, उससे पहले हमारे पास एम लिखा होता है, और उसके बाद डी लिखा होता है, डी के बाद हमारे पास H4 लिखा होता है, H4 के बाद H1 होता है। फिर हमारे पास M30 लिखा हुआ रहता है, इस तरह 30M। फिर उसके बाद हमारे पास M15 का टाइम फ्रेम होता है, M5 का टाइम फ्रेम होता है, एंड सो ऑन हमारे पास M1 तक। तो ये आपके मल्टी टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम इन द फॉरेक्स। मंथली, वीकली, डेली, H4, और उनकी सारी कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होगी उसकी प्रिंटिंग आपकी सेम होगी, उसमें किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन उनकी जो ड्यूरेशन होगी कि एक कैंडल आपकी वीकली टाइम फ्रेम पर कंप्लीट हो रही है, एक आपकी डेली में हो रही है, एक आपकी 15 मिनट्स पे हो रही है, एक आपकी 5 मिनट पे हो रही है। तो डिफरेंट टाइम जोन्स होंगे और डिफरेंट तरीके से आप लोग इनको मेजर कर सकते हैं कैंडलस्टिक्स को। ठीक है ना, आप लोग वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स की डायरेक्शन देख सकते हैं, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं, उसके बाद आप H4 H1 पे देख सकते हैं, और फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम जो है वो आपका M30 M15 एंड सो ऑन M5 तक। ये आपकी सारी कैंडलस्टिक्स हैं। ठीक है ना, अब आप खुद देख लें कि यहाँ पे आप लोगों का नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, वीक 1 आ रहा है, वीक 2 आ रहा है, वीक 3 आ रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम पर ये आपकी मंडे की कैंडल है, ये आपकी ट्यूसडे की है, एंड ये वेडनेसडे की आपकी कैंडल है। 15 मिनट्स के अंदर आपका इस तरीके से टाइम यहाँ पे मेंशन होगा, लाइक 10 p.m., 10:15 p.m., 10:30, इस तरीके से आपका यहाँ पे 5 मिनट पे 10:10। अब 5 मिनट्स का इसमें ड्यूरेशन में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, 5 5 मिनट के हिसाब से आपकी ड्यूरेशन इसमें चेंज हो रही होगी। तो इस तरीके से आपकी कैंडलस्टिक्स पैटर्न यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अच्छा, पिप्स इन पॉइंट्स, व्हाट व्हाट आर द पिप्स इन फॉरेक्स मार्केट। अब पिप्स से क्या मुराद है? परसेंटेज इन पॉइंट्स। अब परसेंटेज जो है वो पॉइंट्स की किस तरीके से निकाली जाती है? हमेशा आपकी पॉइंट्स के नंबर ऑफ जो पॉइंट्स होंगे उससे आपकी परसेंटेज निकाली जाएगी। Percentage in points is the value of the change in a pair. A pips is the smallest
price move that can be made by exchange rate based on the forex market. How to calculate? अब वन पिप जो है वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है? 10 पॉइंट्स को लेंगे, 10 पॉइंट्स को लेने के बाद डिवाइडेड बाय हम लोग उसको 10 से करेंगे, तो हमारे पास इज इक्वल टू पिप्स निकल आएगा। अब किस तरीके से? गोल्ड की एग्जांपल आपको देता हूँ। अगर गोल्ड में आपकी जो प्राइसेस हैं वो 1900 पर हैं और आपकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं, या सॉरी, आपकी प्राइसेस बुलिश साइड पे जाती हैं 1905। अब 001 से लेके यहाँ पे आपका 01 आ गया, 02 आ गया, 03 आ गया, एंड 04 आ गया। अब यहाँ पे कितना आपका डिफरेंस आ रहा है? 1 2 3 4 5। इसका मतलब है कि मार्केट जो है यहाँ से टोटल 0 से लेके 5 तक कितने पॉइंट्स इसने मूव दिए हैं? 500 पॉइंट्स। अब 500 पॉइंट्स को आपने डिवाइड करना है 10, इज इक्वल टू 50 पिप्स। आपके तब बनेंगे जब आप पॉइंट्स को डिवाइड करेंगे अपने 10 के ऊपर। ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने के लिए पिप्स को। अब आप देखें ना कि डेसिमल के बाद जितने भी आगे नंबर्स आते जा रहे हैं उनकी कैलकुलेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल 1000 पिप्स पॉइंट के बाद जो मार्केट की स्मॉलेस्ट मूवमेंट होती है वो इतनी होती है। उसके बाद सेकंड नंबर आपका 100 पिप्स, फिर 10 पिप्स, फिर 1 पिप्स, एंड 0.1 पिप्स। तो इस तरीके से अभी जो आसान सी एग्जांपल है वो मैंने आपको अभी किस चीज़ की दी है? गोल्ड की। अब फॉर एग्जांपल गोल्ड जो है वो आपका अगेन 1900 पर है, एंड 1900 से प्राइस जो है वो आपकी मूव करती है 1910 पर। तो यहाँ से जहाँ तक मार्केट के जो पॉइंट्स की मूवमेंट है, ये आप जरा मुझे कमेंट्स पे भी बताएं ताकि मुझे पता चले कि कितने सारे अटेंटिव यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे इसने कितने पॉइंट्स की मूवमेंट दी है 1900 से 1910 के ऊपर? मार्केट ने कितनी मूवमेंट दी है? पॉइंट्स आपने बताने हैं, पिप्स नहीं बताने आपने, ठीक है ना? पॉइंट्स बताने हैं आपने। अच्छा जी, ओके ओके। हम्म। तकरीबन सारों के आंसर ठीक हैं। जो जो 100 लिख रहे हैं वो 100, फिर आप लोग पिप्स के हिसाब से, मैंने आपको ये बताया कि आपने पॉइंट्स पे भी मुझे बताना है इसकी वैल्यू। तो डेफिनेटली जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि मार्केट 50 पिप्स इसने मूव दी है, मींस आपका 1905 पे कितना था? 500 पॉइंट्स। तो यहाँ से लेके 1910 तक मार्केट ने कितना मूव दिया होगा? 1000 पॉइंट्स। अब 1000 पॉइंट्स को आप लोगों ने डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो फिर आपके 100 बिल्कुल पिप्स जाके निकलते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कितना है? एक पिप्स के अंदर हमारे पास कितने पॉइंट्स आएंगे? 10। तो हमारे पास यहाँ से मार्केट ने $10 की मूव दी है। जिस तरह मैं आपको बताता हूँ ना कि 1900 से 1910, $10 की इसने मूव दी है। अब $10 के अंदर हमारे पास पॉइंट्स कितने आएंगे? ये आपके टेक्निकल्स की कैलकुलेशंस होती हैं, जो आपकी परसेंटेज होती है। तो इसमें हमारे पास 1000 पॉइंट्स आ गए। अगर यही आपकी 1900 से 1920 तक मार्केट जाती है, तो फिर इसमें आपको मूवमेंट कितनी मिली? 2000 पॉइंट्स की। अब 2000 आपने डिवाइड करना है, 2 पे आपने करना है, तो आपके कितने बन गए? तकरीबन 200 पिप्स आपके मूव कर गए। ठीक है ना? इस तरीके से आपने अपनी कैलकुलेशंस करनी है। और ये सारी चीजें आपकी जो मार्केट में स्केल बने हुए होते हैं ना, राइट साइड पे प्राइस बार्स बनी हुई होती हैं, यहाँ पे आपकी सारी प्राइस की मूवमेंट मूवमेंट जो होती है वो एक्टिविटीज यहाँ पे मेंशन होती है। राइट साइड पे आप उसको देख भी रहे होते हैं, उसको चेक भी कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये बहुत आसान है, ये सिर्फ आपके ना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। ये सारी ऑलरेडी मोस्ट ऑफ यू, आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। और अभी जो है ये आप लोगों की एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगी, और ये आप लोगों को मजीद बेहतरीन और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। ठीक हो गया? अच्छा जी, मार्केट ऑर्डर बाय और सेल इन द करंट प्राइस। आपके जो मार्केट में करंट प्राइस होती है, जो आपकी एग्जीक्यूशंस होती है, तो आप लोग अपने टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे देख रहे होते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर इस तरीके से एक बॉक्स बना होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका सेल लिखा हुआ आ रहा होता है, और यहाँ पे आपका बाय लिखा हुआ रहता है, BUY। ठीक है ना? तो यहाँ से आप प्रेस करते हैं बाय एंड सेलिंग, ये आपकी करंट प्राइस की एग्जीक्यूशन होगी। अब PO क्या होता है? पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होता है? सेल लिमिट। अब सेल लिमिट क्या होती है? ऑर्डर प्लेस्ड अबव द करंट प्राइस। अगर आपकी प्राइस की मूवमेंट, यहाँ पे अभी प्राइस आपकी चल रही है इस तरीके से। अच्छा, प्लीज थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, अगर आपकी प्राइसेस जो है करंट लेवल पे चल रही हैं, दिस इज द करंट लेवल जहाँ पे आपकी प्राइसेस मूव कर रही हैं, तो करंट प्राइस आपकी यहाँ पे ये चल रही है, राइट? आपकी करंट प्राइस जो ऊपर जो मार्केट की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल ये लेवल है, तो यहाँ पे आपका सेल लिमिट आएगी। सेल लिमिट हमेशा
करंट प्राइस जहाँ पे होगी उससे ऊपर लगाई जा रही होती है। ठीक है। अब बाय लिमिट जो है ना, ये आपकी जो डॉट बना हुआ है ये आपकी करंट प्राइस है, सीपी इसको बोलते हैं, करंट प्राइस। करंट प्राइस जो है वो आपकी यहाँ पे मूव कर रही है, तो इसमें बाय लिमिट जो नीचे ग्रीन जोन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपकी लिमिट बाय लिमिट लगाई जाती है। ऑर्डर प्लेस बिलो द करंट प्राइस, अगर आपकी करंट प्राइस जो है वो सीपी इस जगह पर है, तो आपका जो बाय लिमिट है BL, बाय लिमिट आपकी नीचे लगाई जाएगी। ठीक है ना, उस करंट प्राइस से नीचे आपकी लगाई जाएगी। सेल स्टॉप जो है ऑर्डर प्लेस बिलो द करंट प्राइस, अगर आपकी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, ये आपकी करंट प्राइस है, तो इसका मतलब है कि मेरा सेल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है कि प्राइसेस आपकी दोबारा नीचे हैं, इसको एक्टिवेट करें और डाउन साइड पे मूव कर दें। ठीक है, इनका भी तरीका होता है लगाने का, जो कि आपको मार्केट में जब टेक्निकल होंगी चीजें उसमें बताया जाएगा, आप लोगों ने किस तरीके से ऑर्डर की प्लेसमेंट करनी होती है। सेम बाय स्टॉप ये है कि मार्केट आपकी बुलिश साइड पर मूव कर रही है, और यहाँ पे आपने इस एरिया के ऊपर करंट प्राइस से अबव, यहाँ पे आपने लगाना है ऑर्डर प्लेस अबव द करंट प्राइस। तो वहां पे आप लोगों ने इसका बाय स्टॉप लगाया, मार्केट ने जैसे ही अपने इस लेवल को ब्रेक किया बुलिश साइड पे, तो यहाँ पे आपकी बाय की एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है, और मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर चलेगी जाके, और आपको प्रॉफिट उसने वहां पे दे दिए। तो इस तरीके से आप लोग सेलिंग एंड बाइंग कर रहे होते हैं। अब ये इस तरीके से आप लोगों का जो है ना, जब आप लोग ऑर्डर्स यूज कर रहे होते हैं, ऑर्डर लगा रहे होते हैं, यहाँ पे ये देखें वॉल्यूम आपका लिखा हुआ है, वॉल्यूम आप लोग इसमें से कोई भी लगा सकते हैं, आप लाजमी नहीं आपने 2.0 लगाना है, आप लोग इसमें 0.01 से लेके आप 1.00, 0.10, 0.11 लगा सकते हैं, 0.20, ये टोटली डिपेंड करते हैं आपके अकाउंट साइज के ऊपर, विच वी विल डिस्कस लेटर ऑन। फिर उसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टेक प्रॉफिट, यहाँ पे आपको वैल्यू इंटर करनी पड़ती है पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर, जिस तरह अभी मैंने आपको पिछले जो चार्ट है उसमें दिखाया था कि PO पेंडिंग ऑर्डर्स आपके क्या क्या होते हैं, 4 टाइप्स के आपके पेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर होते हैं, बाय लिमिट, सेल लिमिट, दिस एंड दैट, ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होती है कि मार्केट में यहाँ पे अभी बाय लिमिट लिखी हुई है, तो आपने जिस प्राइस के ऊपर बाय लिमिट लगानी है, अब करंट प्राइस आपकी यहाँ पे मूव कर रही है, आप बाय लिमिट इससे नीचे लगाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1910 पे आप बाय लिमिट लगाना चाह रहे हैं, और मार्केट आपकी 1905 पे मूव कर रही है, तो आपने 1910 से जो है वो बाय लिमिट लगाई है, जिसको मार्केट ने एग्जीक्यूट किया है, प्ले किया, और मार्केट वहां से उसको उठाने के बाद बुरी साइड पर चली गई है। तो आपके जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वहां पे एंटर हो जाएंगे आप अपने पेंडिंग ऑर्डर्स के साथ। ठीक है, अगर आप लोग ये पेंडिंग ऑर्डर्स तब लगाए जाते हैं जब आप में से कोई भी बंदा बिजी होता है और मार्केट में देख नहीं सकता, बैठ के ट्रेडिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए पेंडिंग ऑर्डर का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, जो कि आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी होता है। उसके बाद लेवरेज। लेवरेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इनेबल्स योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बाय यूजिंग लोन मनी, दिस गोल इज टू गेट ह्यूज प्रॉफिट। अब आप देखें कि आपने मार्केट में डिपॉजिट जो है वो $500 का किया, और आपकी जो लेवरेज है फॉर एग्जांपल $500 है, ये $1000 की आपकी लेवरेज, जो कि अभी आपको ब्रोकरेज होती है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, वो आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं कि ठीक है आप लोग ने जो है वो $500 डिपॉजिट किया है, तो हम लोग आपको 50% इसमें से जो है लोन मनी दे रहे हैं। ठीक है ना, जो आपको क्रेडिट्स दे रहे हैं कि आप लोग लोन मनी ले लें 250 की, और उसके ऊपर आप बेहतरीन ट्रेडिंग करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बैलेंस है एंड इक्विटी, अगर आप बैलेंस प्लस अपने क्रेडिट्स को मिलाया जाए, तो आपके पास कितनी अमाउंट बन जाएगी, आपकी 500 प्लस 250, अगर 50% आप लोग बोनस ले रहे हैं उसमें से, तो आपका कितना बन जाएगा, तकरीबन 750 कैपिटल आप बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 500 तो आपके अपने हैं, लेकिन आपके जो ब्रोकर है वो उसने आपको कितना दिया, 250 का दिया। कुछ ब्रोकर आपको 100% भी बोनस अलाउ कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपकी लेवरेज के अंदर काउंट की जा रही होती हैं कि इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप लोग जो है 500 के ऊपर आप 5K की शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोगों को इतनी ज्यादा लेवरेज मनी अमाउंट प्रोवाइड की जा रही होती है। Leverage is the use of borrowed money capital to invest in currency stocks or security, हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, the concept of leverage is very common in forex trading. By borrowing money from a broker, investor can trade larger positions in currencies. बेसिकली आप लोग देखें कि अगर 1:10 का आपका लेवरेज होगा, 1:10, 1:100, 1:50, तो आप बहुत कम पोजीशंस पे उस पर ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में इतनी आपके पास लेवरेज नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि आप वहां पे बाइंग कर सकें या सेलिंग कर सकें। इसीलिए जितनी ज्यादा उसमें लेवरेज होगी, उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी कि आप मार्केट से बाय भी कर सकें और सेल भी कर सकें। फॉर एग्जाम्पल आप लोग 0.10 पे आप लोग सेलिंग कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, तो अगर आपका हाई लेवरेज है तो आप इसी पोजीशन को जो है वो
50 पे प्ले कर सकते हैं, 1.0 पे प्ले कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर टोटली ये चीज़ें सारी डिपेंड करती हैं कि आप लोग कितने लेवरेज के ऊपर ट्रेड करना पसंद कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है बिड प्राइस, आस्क प्राइस एंड स्प्रेड मार्केट में क्या होता है। ठीक है। तो बिड एंड आस्क एंड स्प्रेड प्राइस। बिड प्राइस क्या होगी कि प्राइस वेयर यू सेल। अब बिड प्राइस होगी वो आपकी यहाँ पे इस तरीके से, जब भी आप ऑर्डर्स अपना ओपन करते हैं तो आप लोग अक्सर यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं मुझसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ये थोड़ा सा ज्यादा इस चीज के ऊपर एक्सप्लेन करूंगा कि ये आपकी बिड प्राइस हो गई है। ठीक है। एंड वी हैव ब्लू हेयर, वेट, एंड वी हैव ब्लू हेयर, राइट। तो ये हमारी आस्क प्राइस हो गई है। अब आप लोगों में से आपको सबको पता है कि जब भी मार्केट आप लोग यहाँ से सेल करेंगे, आपने सेल की एग्जीक्यूशन की है करंट प्राइस के ऊपर, आपने जो ऊपर लेफ्ट साइड पे सेल एंड बाइंग का ऑप्शन है, आपने यहाँ से सेल किया मार्केट को, तो फिर क्या होगा, आपका हमेशा पोजीशन जो है वो नेगेटिव में ओपन होती है। क्यों ओपन होती है? बिकॉज जो आस्क प्राइस है ये आपकी ऊपर आस्क प्राइस है। ठीक है। आस्क प्राइस की ये जो लाइन है बिड प्राइस की, इस लाइन से नीचे जाना शुरू करेगी तब आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना शुरू करेगा। अब इसके दरमियान में ये जो स्प्रेड होता है ये क्या होता है? ये आपके ब्रोकर्स के चार्जेस होते हैं। समटाइम्स आपसे ब्रोकर जो है वो स्प्रेड के थ्रू कमीशन ले रहा होता है। ठीक है ना। कमीशन मींस कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो आपसे चार्जेस यहाँ पे लेंगे। अब स्प्रेड पे कितने चार्जेस हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल 1 पिप्स का हो सकता है, 0.50 पिप्स हो सकते हैं, 2 पिप्स हो सकते हैं, 3 पिप्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका ब्रोकर कौन सा है। ठीक है ना। उसकी कितने, जितना कम होगा उतना बेस्ट होगा। अब समटाइम्स आपने देखा होगा कि एक ब्रोकर कहता है कि ओके वी आर प्रोवाइडिंग यू रॉ स्प्रेड, मतलब रॉ स्प्रेड में उसमें कोई स्प्रेड ही नहीं है। ठीक है ना। जीरो के ऊपर वो मार्केट चल रही, कोई स्प्रेड नहीं है, लेकिन उनके जो कमीशन होते हैं वो लॉट साइज के ऊपर वो चीजें आपकी फिक्स्ड होती हैं। ठीक है ना। फिक्स्ड किस तरह होती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 1 स्टैंडर्ड लॉट ओपन किए तो उनका फिक्स कमीशन होगा $3 उनका कमीशन होगा। फॉर एग्जांपल आपने 0.50 है तो उनका कमीशन होगा 1.50। अब 0.01 है तो इस पे शायद उनका होगा 0 कुछ सेंट, उनका जो है वो स्प्रेड चार्जेस होंगे, वो आप लोगों से चार्ज वहां पे कर रहे होंगे। ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग देखें ना, कुछ ट्रेडर्स होते हैं वो स्वैप फ्री अकाउंट लेते हैं। स्वैप जो होता है वो बेसिकली सूद के अंदर आता है जो कि हराम है। तो हम लोग स्वैप फ्री अकाउंट जो होते हैं ना, आजकल आप लोग देख लें कि जितने भी ब्रोकर्स हैं वो आप लोगों को क्लियरली ये मेंशन कर रहे होते हैं कि आपका जो ये अकाउंट है ये स्वैप फ्री अकाउंट है, स्वैप चार्जेस उसमें नहीं होंगे, ये स्वैप फ्री अकाउंट होगा और उसमें आपको किसी भी किस्म का सूद का डर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है जी मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट के जो है ना ये डिफरेंट अकाउंट साइजेस हैं, इनको किस तरीके से ग्रो किया जाता है और उन पे किस तरीके से प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूशन की जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास $100 थे, राइट। तो फॉर एग्जांपल नहीं, मेरे पास $500 हैं। अब मैं वाइजली उसको किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा $500 को, कि मैं उसमें से एम करूंगा ओके मैं 500 को 3000 तक लेकर जाना चाहता हूँ। जिस तरह ये भी चार्ट पे आपको यहाँ पे अकाउंट लॉट साइज अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज आपको नजर आ रही होगी। ठीक है। अच्छा, अभी मैं कहता हूँ कि मेरे पास $500 हैं, उसको मैं वाइजली उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ, तो मैं $100 इन्वेस्ट करूंगा मार्केट के अंदर। $100 मैंने मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। और मैं एम कर रहा हूँ कि ओके 1.5 और 2 मंथ्स के अंदर मैं इसको जो है वो 200 तक ले जाऊंगा, और मेरे लेकिन लॉट साइज जो है वो 0.01 से ज्यादा होनी ही नहीं चाहिए एट वन टाइम मैं 0.01 ही लॉट ओपन करूंगा। जब मेरा अकाउंट जो है वो $200 पे चला जाता है तो फिर मेरे पास 0.02 की लॉट होगी। इसको आप लोग 0.02 पे ले सकते हैं या 0.01 की 2 लॉट्स ले सकते हैं, सेम एज इट इज। अब 1 मंथ में आप देखें कि आपका अकाउंट सेम मेथड के ऊपर सेम स्ट्रेटजी के ऊपर 200 पे चला गया। फॉर एग्जांपल आपने 1.5 मंथ लगाया, अब वही टाइम आपका रिड्यूस हो गया। अब 300 पे जाने के लिए डेफिनेटली आपको 1 मंथ थोड़ी लगेगा, उसमें आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। उसके बाद फिर आपको 500 जाने पे उससे कम टाइम लगेगा, आपको 1000 आने पे उससे कम लगेगा, उसके बाद हमारे पास 20 के ऊपर उससे भी ज्यादा कम टाइम फ्रेम लगेगा, और उसके बाद 30 पे हमारे पास कम टाइम लगेगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रही होती है? ठीक है। तो आप लोगों ने जब भी अपना अकाउंट जो है वो शुरू करना है प्रैक्टिस के तौर पे, तो आपने हमेशा इनिशियल डिपॉजिट $100 से ज्यादा का इसमें नहीं करना। ठीक है ना। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर नहीं हम तो कमाएंगे भी यहीं से और खाएंगे भी यहीं से, तो उन लोगों के लिए ये चीज होती है
कि उन लोगों के लिए बहुत एक स्ट्रेसफुल और बहुत मुश्किल चीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते। वो चाहते हैं कि नहीं, मेरे पास $100 है तो मैं एक ही हफ्ते में या एक दिन में मैं इसको 1000 या $2000 करके इसकी जान छोड़ूं। और एक्चुअल में क्या होता है, हकीकत में क्या होता है, वो अपना अकाउंट वॉश कर देते हैं। उसमें कोई किसी भी किस्म की इस तरह की सच्चाई नहीं होती कि मार्केट जो है वो आपकी आपका साथ देगी या आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। आपका अकाउंट हमेशा वॉश हो जाता है। ठीक है। तो अपनी लॉट साइज को, अब आपने देख लिया कि 300 पे 0.03 की आपने लॉट इस्तेमाल करनी। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे माइंड पे कि सर ये 0.03 ठीक है, अब 0.0 हम लोग 1 को मल्टीप्लाई 0.03 कर सकते हैं, मतलब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर गई है, तो मैं यहाँ से भी सेल कर सकता हूँ, यहाँ से भी सेल करता हूँ, यहाँ से भी सेल कर देता हूँ, और इन तीनों का एसएल यहाँ पे लगा देता हूँ और टीपी में यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो आप बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के ऊपर यहाँ पे तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अच्छा जी, अभी हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, डीडी। रिस्क मैनेजमेंट आपकी होती है ड्रॉ डाउन। अब रिस्क को किस तरीके से आप मैनेज करेंगे। मेरे पास एक $1000 का अकाउंट है, मैं उसमें कितना रिस्क ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसमें से $100 का रिस्क ले सकता हूँ, 10% ले सकता हूँ, 5% ले सकता हूँ, 2% ले सकता हूँ, 3% ले सकता हूँ। इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई अकाउंट साइज, कि जितना मेरा अकाउंट साइज है उसके ऊपर मैंने कितना रिस्क लेना है इस मार्केट के अंदर। यहाँ पे आपके साथ एक सामने एक एग्जांपल है कि $20,000 का अकाउंट है, अगर मैं 2% रिस्क ले रहा हूँ पर ट्रेड के ऊपर। अब जो आपकी बैलेंस होता है ना, उसके ऊपर जो है वो रिस्क लिया जाता है। ठीक है। कितने परसेंट, यहाँ आपके सामने है 2% एंड 10%। तो जिस इंसान ने 2% रिस्क लिया, उसके अकाउंट की हालत देखें कि वो 10 कंटिन्यूसली एसएल हिट होने के बाद मार्केट में जो है वो 16,675 उसका बैलेंस क्लोजिंग में रहा है। और जो अदर हैंड जिसने 10% का रिस्क लिया हुआ है, उसका जो अकाउंट बैलेंस है वो 7,748 रहा है डॉलर्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसने ज्यादा रिस्क लिया है, वो अपने अकाउंट को जल्दी वॉयलेट करना चाहेगा या जल्दी लॉस की तरफ, मेजर लॉसेस की तरफ लेकर जा रहा होगा। तो जिसने तो कम इसमें रिस्क लिया हुआ है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, वो मार्केट में कम रिस्क लेके भी अच्छा प्रॉफिट बना सकती हैं। जिस तरीके से आप देखें कि इनके जो है बैलेंस वन एंड बैलेंस टू। तो बैलेंस वन पे क्या हुआ कि मार्केट में जितना भी उन्होंने लॉस किया वो 16,675 ही बना, इससे ज्यादा नहीं बना। ठीक है। लेकिन जो ज्यादा रिस्क लेगा, 10% रिस्क लेगा, तो फिर उसमें जो ड्रॉ डाउन होगा उसकी जो आप ये कह सकते हैं कि ड्रॉ डाउन की जो आखिर में आपके बैलेंस के ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा, कि आपका ड्रॉ डाउन की वजह से आपका बैलेंस बहुत ज्यादा उसमें कमी आ जाएगी, आपका जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा कम रह जाएगा। तो इससे बचने के लिए आप लोग, मेरी रिकमेंडेशन ये होती है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, कि एटलीस्ट 2% रिस्क लें, या 1% आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस $10,000 है, आपके अकाउंट का बैलेंस 100K है, 50,000, उसके ऊपर आप 2% से 1% का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा आप लोग रिस्क लेंगे तो आपका अकाउंट अगर नेगेटिव में जाएगा तो वो बहुत तेजी से नेगेटिव की तरफ, मेजर लॉसेस की तरफ जाना शुरू कर देता है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होती है, वो इसमें आप लोग किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज टू रिड्यूस रिस्क इन फॉरेक्स। हमेशा फॉरेक्स मार्केट में शुरू में आपको मैंने चीज बताई है, जब आपके कंटेंट्स की डिटेल आपको बताई जा रही थी, कि इस फॉरेक्स मार्केट में वही बंदा कामयाब है जो कि इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क पे कंट्रोल करना जानता है। अब ऐसा होता है ना कि जितने भी ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेड तो कर लेते हैं, उनको प्रॉफिट भी, लेकिन उनको रिस्क का नहीं पता होता उन्होंने कितना रिस्क लेना है। समटाइम्स क्या करते हैं कि वो 30 पिप्स जो है वो मार्केट प्रॉफिट में जाती है और क्लोज कर देते हैं, और 100-200 पिप्स वो अपने लॉस को हमेशा होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीजें पढ़ी नहीं होती। सो वी नीड टू सेट अ स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑन ईच एंट्री। आप जो भी प्रैक्टिस करेंगे, आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, आप लाइव अकाउंट पे प्रैक्टिस करें, यू हैव टू you have to give your SL and TP at the same time while you're executing your trade setups। ठीक है। आप लोगों ने कभी भी इस तरह नहीं करना कि बगैर एसएल और बगैर टीपी के आप ट्रेड करेंगे, तो उसके बाद फिर आप लोगों को कोई हेल्प यहाँ पे नहीं करेगा। इवन मैं भी आप लोगों की हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि आपको अभी रूल्स बताए जा रहे हैं कि आपने लाइफ टाइम इन रूल्स के साथ चलना है। बेशक एक दिन में आपके सारे, आपने ट्रेड्स किए, आपके सारे एसएल हिट हो गए, इट्स ओके। एसएल इज द पार्ट ऑफ दिस मार्केट एंड टीपी ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ दिस मार्केट। तो ये आप लोग एक प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं, इसमें आप लोग कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे कि या तो आपके एसएल ही हिट होंगे या आपके टीपी ही हिट होंगे। दोनों चीजें इस मार्केट का हिस्सा हैं।
आप लोग देखें कि आपकी ज्यादा एक्यूरेसी किस चीज पे आ रही है, आपने उस स्ट्रेटजी को चलना है, और उस स्ट्रेटजी के साथ आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी लेकर अपने साथ चलना है। ठीक है ना? तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा? सेट अ टारगेट टू टेक एंड टेक प्रॉफिट कैन बी डिवाइडेड इनटू 20 पिप्स एंड 100 पिप्स। अब इसमें जो आप लोगों का टारगेट्स होगा, फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस जो है, लिमिट टू लॉस कैन बी यूज्ड फ्रॉम एंट्री 30 पिप्स से 50 पिप्स का हो सकता है। यूज द स्टेप विन रेशो। अब विन रेशो जो होगी ना, वो आपकी क्या होगी? 1:2 एंड 1:3। ये आपको एग्जांपल दी जा रही है कि आप लोग अपनी विनिंग रेशो जो है ना, रिस्क और ले सकते हैं कितना, और उसमें रिवॉर्ड कितना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 पिप्स का एसएल ले रहे हैं, तो आपका रिवॉर्ड कितना होना चाहिए? 1:2। तो आपको 20 पिप्स का जो है वो टीपी होना बहुत जरूरी है। अगर आप 1:3 पे चल रहे हैं, तो आपने 10 पिप्स का एसएल ले लिया, जो कि बिल्कुल माइनर सा है, एक छोटा सा एसएल है। तो इसमें जो आपका रिवॉर्ड है वो कितना बन रहा है? इसके अंदर आपका जो है वो 30 पिप्स का जो है वो रिवॉर्ड इस मार्केट में आपको मिल रहा है। तो 1:3, इसलिए इस तरीके से आप लोग 1:5, 6, 7, 100, 200 सारी चीजें आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें रिस्क रिवॉर्ड की कोई ये नहीं कि आपने, लेकिन जो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी जो आपको प्रॉफिट अच्छा देगी, वो उसमें आपको नॉर्मल क्या होता है कि 1:2 से लेके 1:5, 1:10, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इसकी रेशो की तादाद होती है, जिनको आप लोग मॉनिटर करके, जिनको आप लोग चेक करके अपने प्रॉफिट को ज्यादा कर सकते हैं और रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब आपका रिस्क कंट्रोल होगा, तभी आप मार्केट में ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है ना? इसका मतलब ये होगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप लोग किस तरीके से बना सकते हैं, कि अगर मैंने, फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको पिप्स के बारे में बताया था, पिप्स की कैलकुलेशंस के बारे में, कि यहाँ पे हम लोग इसकी एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल इस तरीके से कि आपने गोल्ड है, गोल्ड 1900 के लेवल पर है या 1800, जो भी आप लेवल इसमें सेलेक्ट कर लें। अब आपने यहाँ से बाई की एंट्री ली है, तो आपका जो एसएल होगा वो होगा 1899 के ऊपर आपका जो है वो एसएल होना चाहिए। 10 पिप का एसएल है। आपने टीपी लगाया हुआ है 1904 पे। यहाँ से आपने बाय किया है गोल्ड को, ये आपका टेक प्रॉफिट है। कि अगर तो प्राइसेस आपकी 1901, 1902, 1903, 1904 को जाके हिट करेंगी, जो आपकी कैंडल्स की सूरत में बन रही होती है लेटर ऑन, मैं आपको उसी एग्जांपल भी दिखाता हूँ। तो 1904 पे जाके आपको टीपी यहाँ पे मिल गया, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने $1 का रिस्क लिया और यहाँ पे $4 आपको मिल गए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है यहाँ पे 0.10 लॉट साइज आपने इस्तेमाल किया है, 10 सेंट की आपने लॉट साइज इस्तेमाल की है। ठीक है? अब 10 सेंट के क्या होता है कि आपने यहाँ पे एंट्री की है इस जगह पे। अब मार्केट जो है ना 10 सेंट के ऊपर आपको प्रॉफिट बनाना शुरू कर देगी। ठीक है ना? $10, $20, $30, एंड उन 1904 पे जब मार्केट जाके हिट करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपका टीपी लगा होगा, टीपी मींस टेक प्रॉफिट, और ये आपकी एंट्री प्राइस होगी जो ई मैंने लिखा है, और नीचे जो होगा आपका स्टॉप लॉस, कि आपका अगर मार्केट 1899 पर जाए, तो यहाँ पर अगर मार्केट आपका जो है वो ऐसा हिट करती है, तो आपको $10 का यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। $10 आपके यहाँ पे जाया हो जाएंगे। और वही जो टीपी है वो आपके ऊपर जाके हिट होती है, तो आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट होगा? 40 का। अब ये आपको 10 सेंट पे बताया जा रहा है, अब आप 20 सेंट पे जाएंगे, 30 पे जाएंगे, तो उस तरीके से आपको प्रॉफिट भी डबल होगा और लॉस भी डबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 20 सेंट पे ट्रेड कर रहे हैं, 0.20 पे आप बाय कर रहे हैं, तो आपका कितना नुकसान होगा? $20 का आपका नुकसान होगा, और प्रॉफिट कितने डॉलर्स का होगा? उससे डबल, मतलब 1:4, उससे डबल हो जाएगा। आपको कितना हो जाएगा? $80 का, क्योंकि 40 है ना, तो 20 सेंट के ऊपर आपको डबल हो जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशंस आप लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं? इसकी कैलकुलेशंस आपकी बिल्कुल सिंपल होती है। अब 1900 से आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है 1904 तक। तो यहाँ से आपके कितने पॉइंट्स उसने मूव किया? 400, सॉरी, 400 पॉइंट्स उसने मूव किया। अब 400 को आपने मल्टीप्लाई, ये पॉइंट्स में है, ठीक है ना, ये आपकी पिप्स में नहीं है, ये आपको पॉइंट्स में बता रहा हूँ। ठीक है? नॉर्मली मार्केट पॉइंट्स में मूव कर रही होती है। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 से, तो आपको कितने डॉलर्स का इसमें प्रॉफिट हो गया? $40 का प्रॉफिट हो गया। अब सेम आपने जो है 400 पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना है 0.20 से, तो आपके पास कितने डॉलर्स आ जाएंगे? इससे डबल आ जाएंगे। अगर आप लोगों ने क्या किया कि 400 पॉइंट्स को आपने मल्टीप्लाई किया 1 स्टैंडर्ड लॉट से, तो फिर आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ? $400 का प्रॉफिट हुआ।
तो सेम आप लोग अगर यहाँ पे देखें कि 400 को आप जो है मल्टीप्लाई करें 10 से, 10th स्टैंडर्ड लॉट से, तो फिर आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हुआ? $4,000 को। $4,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये मार्केट ऐसी मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, कि इसमें कोई एक चीज फिक्स्ड नहीं है कि बस इतना आपने प्रॉफिट लेना है, इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। अब ये सारा डिपेंड करता है आपके अकाउंट साइज के ऊपर। अब ये देखें ना, मैंने 10 स्टैंडर्ड लॉट लिया है, मैंने 20 सेंट लॉट लिया, तो मैंने अभी आपको मनी मैनेजमेंट के चार्ट के ऊपर जो बताया है कि आपने 0.03 की लॉट कब इस्तेमाल करनी है, 0.04 की कब करनी है, जब आपका अकाउंट साइज $300 का होगा, आपका $400 का होगा, $500 का होगा, 600, 1000, 2000, 3000। तो इस तरीके से आपका ये लॉट साइज जो है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ 0.10, 0.20, ये इस पे इसलिए आपको इतना टाइमली एक्सप्लेन किया जा रहा है, ब्रीफली एक्सप्लेन किया जा रहा है कि ये मिस्टेक्स आप लोग अपने लाइफ में फिर कभी भी ना कीजिएगा जब भी आप ट्रेड कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। जिस तरीके से अभी देखें कि इस पिक्चर पे भी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि स्टॉप लॉस आपका ये नीचे है और एंट्री प्राइस आपकी ये है। अब 20 पिप्स मूविंग ट्रेलिंग स्टॉप ट्रिगर, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ग्रीन जो नजर आ रहा है ये टेक प्रॉफिट है, ये आपकी एंट्री प्राइस है, और ये आपका स्टॉप लॉस है। अब मार्केट यहाँ पे अपने ट्रेड को मैनेज किस तरीके से करना होता है, आपने यहाँ से एंट्री कर लिया और मार्केट यहाँ से जो है वो आपकी 20 पिप्स मूव कर चुकी हुई है। अब ये आपका स्टॉप लॉस कितना था? नीचे 20 पिप्स का था। अब मार्केट 20 पिप्स मूव कर चुकी है, इसका मतलब है कि 1:1 जो रिस्क और रिवॉर्ड, आपने रिस्क कितना लिया? 20 पिप्स का। आपका रिवॉर्ड कितना आ रहा है? 20 पिप्स। तो 1:1 आपका रिस्क रिवॉर्ड डन हो चुका है। अब मार्केट यहाँ से जो है वो आपकी 40 पिप्स चली जाती है, इसका मतलब ये है कि 1:2 जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो आपका डन हो चुका है। आप यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अपनी टीपी ले लेते हैं। हमेशा जो आपकी स्ट्रेटजी, विनिंग स्ट्रेटजी आपकी होगी ना, नॉर्मल जो बिल्कुल इनिशियल होती है, आपका 1:10 भी हो सकता है, 1:8 भी हो सकता है, 1:6 भी रिस्क रिवॉर्ड हो सकता है आपका। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल। अगर आप लोग 1:2 पे चल रहे हैं, मींस आप लोग स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर आप लोग 1:3 के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप लोग उस पर अपना प्रॉफिट टेकिंग कर लेंगे। उसकी एग्जांपल मैंने अभी ऊपर आपको रिटर्न फॉर्म में सारी दे दी है। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपको इस चार्ट पे नजर आएगी। अब देखें कि ये आपको एक पीएल नजर आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेटर इसको बोलते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर नेक्स्ट सेशन के ऊपर सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे ये चीज बताऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है, इस तरीके से लाइंस आपने किस तरह ड्रॉ करनी है, दिस एंड दैट सारी चीजें आपको उसमें प्रॉपरली, जोन किस तरह ड्रॉ करने हैं, लाइंस किस तरह ड्रॉ करनी है, जोन क्यों ड्रॉ करने हैं, क्या सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ताकि उसका फायदा आप लोगों को ये होगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोग किसी भी जगह पर जाते हैं और आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई आप लोगों ने वहाँ पे कोर्स किया है, और कोर्स करने के बाद अगर आप वर्टिकल, सॉरी हॉरिजॉन्टल आप लोग लाइंस ड्रॉ कर रहे होंगे, तो वो तो आप लोगों को बेतहाशा यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन एक प्रॉपरली किस तरीके से, डिसेंट तरीके से हम आप लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे, वो पूरा एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा कि आप ट्रेडिंग व्यू को यूज किस तरह करेंगे। वेबसाइट है ना आपकी ट्रेडिंग व्यू, उसकी ऐप भी होगी और वेबसाइट भी। तो आपने वहां पर जाके इस तरीके से चार्ट्स को आपने मैनेज किस तरीके से करना है, आप लोग किस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे, जिस तरह अक्सर आप लोग देख भी रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने एसएल लिखा हुआ है 20 पिप्स का, सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखें कि मैंने एसएल जो है वो 20 पिप्स का लिखा हुआ है। अब 20 पिप्स का मतलब क्या हुआ कि 200 पॉइंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 0.10 से, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि मैंने $20 इसमें अपना लॉस रखा हुआ है, कि अगर मेरा यहाँ पे ट्रिगर हो गया और एसएल मेरा हिट हो गया, तो मुझे $20 का नुकसान हो जाएगा, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये जो है ऊपर हाई के ऊपर ये आपका एसएल हो गया। अब मैंने देखें इसमें जो है वो टीपी लगाया हुआ है 140 पिप्स का। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपने कैलकुलेट करना है, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कितने टाइम्स करें तो आपका 140 आ जाएगा? जरा कमेंट्स में मुझे बताएं, थोड़ा सा आपकी मैथ की भी कैलकुलेशंस होगी ना यहाँ पे, कि आपको इस चीज़ की कितनी समझ में आ रही है। मतलब 20 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो फिर आपका 140 बनेगा? 2 7 जार 14, ऐसे ही है ना। 2 × 7 आपका 14 आ गया। तो 140 आपका पिप्स यहाँ पे बन रहे हैं। इसका मतलब यही होगा कि आपने 1400 आपके पॉइंट्स बनेंगे, मल्टीप्लाई 0.10, तो आपको डॉलर्स में कितना मिल जाएगा? $140 आपको प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब आपका जो रिवॉर्ड है वो 7 गुना अपने लॉस से ज्यादा है।
तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी 7 दफा 20 पिप्स के एसएल हिट करेंगे तो जाके आपका $140 जो आपने कमाया होगा वो नुकसान होगा आपको। अब जिस चीज की समझ में आई है आपको रिस्क रिवॉर्ड की, कि आपका 1:7, जितना आपका रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा होगा उतना आपको फायदा इसके अंदर होगा। ठीक है ना? कि आप ये चीज देखें कि आपने अपने $20 का यहाँ पे नुकसान रखा हुआ था और आपको कितना प्रॉफिट मिल गया, $140। अब जो भी स्ट्रेटेजी होगी उसके ऊपर आप लोग एसएल भी लगाएंगे। अब 20 पिप्स का एसएल कितनी दफा हिट हो तो आपको $140 का नुकसान होगा? 7 टाइम, मतलब 7 ट्रेड्स आप करेंगे, 7 ट्रेड्स करेंगे और उसमें 20 पिप्स के एसएल हिट होते जाएं, होते जाएं, होते जाएं, हिट एसएल हिट होते जाएं, तब जाके $140 का आपका नुकसान होगा। लेकिन इसमें होता क्या है, एक स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, एक प्रॉपर मेथड के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो इसमें इस तरह कभी भी नहीं होता कि आपके साथ के साथ एसएल हिट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2 ट्रेड्स लिए तो आपको तकरीबन $40 का नुकसान हो गया। अब आपका बैलेंस कितना बचा है? $110, सॉरी $100। आपको $100 बन गए क्योंकि 140 आप प्रॉफिट में थे, $100 आपके बच गए। अच्छा, फिर आपने 20 पिप्स का जो है वो एसएल लगाया और फिर आपने ट्रेड की। अब मार्केट ने तकरीबन आपको 100 पिप्स का प्रॉफिट दे दिया। 20 पिप फिर आपने रिस्क लिया। अब 100 पिप्स का मतलब ये है कि $100 आपको 10 सेंट्स के ऊपर बचा रहा हूँ। इसको आप लोग वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज। 20 सेंट पे कर सकते हैं, 30 पे, 1 स्टैंडर्ड 10, वट एवर जो भी आपके अकाउंट साइजेस हैं उसके ऊपर आप चल सकते हैं। अब आप देखें कि आपको दो आपके एसएल भी हिट हो चुके हैं, तो यहाँ पे आपने इनको कैलकुलेट किया है, मतलब प्लस किया है, तो आपको कितने डॉलर्स का प्रॉफिट हो रहा है? 200 का। अब 200 में से फिर आप देखें कितने 20 के एसएल हिट होंगे तो आपको नुकसान होगा। तो इस तरीके से एक, हम लोग जब ट्रेडर्स शुरू शुरू में बनते हैं ना, तो हमें इन चीज़ों का नहीं पता होता ना, हमें कोई शुरू में बताता है कि भाई इस तरीके से आप अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। शुरू में तो ट्रेडर क्या करता है, वो तो एसएल की अहमियत को समझता नहीं है कि एसएल होता क्या है, और उसको सही ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा होता। इसीलिए सेशन के शुरू में मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि ये जो आपकी मनी मैनेजमेंट, आरआर, रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई आज के सेशन में, तो आपकी लाइफ टाइम के लिए ये चीज़ें बन जाएंगी। आपको कभी भी इस चीज़ के ऊपर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आप एक, पहली बात तो ये है कि आप लोग एक स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे होंगे। अब उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करने की वजह से आप लोगों को ये फायदा होगा कि आप लोगों के लॉस भी होंगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको बताया। अब लॉस को इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि आपका लॉस कितने पिप्स का हो रहा है। फॉर एग्जांपल 50 पिप्स आप लगा लें, 40 पिप्स लगा लें, डिपेंड करता है आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आपका उसमें से फिर प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। अगर आप 50 पिप्स का ऐसा लगा रहे होंगे तो आप एम कितना कर रहे होंगे? 200 पिप्स के प्रॉफिट का। तो इसका मतलब है कि आप लोगों का रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया है? मतलब 50 पिप्स, 50 पिप्स, 50 पिप्स, 51:3 आपका रिस्क रिवॉर्ड हो चुका है। 150 गुना, मतलब आप 150, मतलब पिप्स आपके ज्यादा वहां पे प्रॉफिट मिल रहा है ना। अगर $50 के लॉस के ऊपर आपको 200 मिल रहा है, तो इसका मतलब आप 3 50 पिप्स के एसएल हिट करेंगे तो आपको इतना ज्यादा लॉस होगा, दोबारा से आपका अकाउंट वहां पर जीरो पे आके खड़ा हो जाएगा जहां से आपने शुरू किया होगा। सॉरी, 1:4 का, जी बिल्कुल, आप लोगों का हो गया। तो इसमें फिर आप लोगों ने ये चीज देखनी है कि मार्केट में आपका जो रिस्क है और रिवॉर्ड की जो रेशियो है, उनकी कैलकुलेशंस आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। इसी वजह से शुरू में आपको ये सेशंस पे चीज़ें बताई जाती हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप लोग ट्रेड कर रहे होंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जब आप लोग टेक्निकली पढ़ना शुरू करेंगे, तो टेक्निकल लेवल्स के ऊपर आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली भाई अब मेरे लेवल पर आ रही है, अब मैं इसमें इतना रिस्क ले सकता हूँ और मेरा रिवॉर्ड इतना होना चाहिए। अब उसकी मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स, आसान चीजें बता दी। 10 पिप्स के ऊपर आपने 20 पिप्स लेने हैं, 20 पिप्स के एसएल के ऊपर आप लोगों ने 40 पिप्स लेने हैं। मतलब एटलीस्ट आपके पास एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जिसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो मिनिमम, बहुत कम से कम 1:4 हो, 1:2 होना चाहिए, 1:4 होना चाहिए। और इसमें मैं आपको ये सारी चीजें जब सिखाऊंगा, बताऊंगा, तो इजीली आप जो है देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर इजाफा होता जाएगा, मतलब आप इसमें से कमाना शुरू कर देंगे। और लॉस का जो चैप्टर है वो आपका कम से कम तर होता चला जाएगा। कम से कम ये होता है कि आपका बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा लॉस। ऐसा नहीं होगा कि आपका जो लॉस है वो बस हर हमेशा आपका लॉस ही हो रहा है और आप इसमें प्रॉफिट। लॉस इज द पार्ट ऑफ दिस मार्केट, लेकिन आप लोगों ने हमेशा लाइफ टाइम के लिए इस मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यूट्रल रहना है।
कभी भी आपने ये चीज नहीं देखनी कि आपको अगर फॉर एग्जांपल $1,000 का प्रॉफिट भी हो जाए ना, तो यू हैव टू स्टे न्यूट्रल, क्योंकि ये ऐसी मार्केट है, अगर एक दिन में $1,000 प्रॉफिट देती है, अगले दिन 1,000 ले भी लेती है। तो ऑब्वियसली आई 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 अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड ये फीलिंग कि जब आप लोगों का फर्स्ट टाइम प्रॉफिट, अगर कोई इंसान जो है ना पहला प्रॉफिट जो है वो आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो $20 भी प्रॉफिट बनाता है ना, तो उसको बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसकी पहली कामयाबी होती है, फर्स्ट स्टेप होता है सक्सेस की तरफ। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा सा इमोशनल भी, इमोशनल इस मार्केट के अंदर कभी भी नहीं होना, इसको एज ए बिजनेस लेकर आपने चलना है। जब आप प्रॉफिट करें तब भी, जब आप लॉस करें तब भी, आपने बिल्कुल एक रोबोट की तरह इसमें काम करना है। अगर आप रोबोट की, जिसको कहते हैं ना इमोशनलेस, आप लोग इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह देता हूँ, जब आप लोग डेमो पे काम करते हैं तो डेमो पे आपके कोई इमोशंस नहीं होते। डेमो अगर आप लोग $1,000 का अकाउंट बनाते हैं, $10,000 का अकाउंट बनाते हैं, आपको कोई परवाह नहीं होती, वो बेशक वॉश हो जाए, 10 अकाउंट आपके वॉश हो जाएं, क्योंकि रियल इक्विटी आपकी नहीं होती, अंदर रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड, आप लोग रियल अमाउंट अगर $100 भी इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका जो दिल है वो ऊपर नीचे हो रहा होता है। ये जो कैंडल स्टिक्स आपको नजर आ रही है, इसके साथ साथ ऊपर नीचे आपका दिल हो रहा होता है। अब ये देखें कि अब इस चीज में ओवरकम कैसे किया जा सकता है, प्रैक्टिस से, बैक टेस्टिंग से। अब बैक टेस्टिंग कैसे की जा सकती है, मैं आप लोगों को सारी चीजें सिखाऊंगा। तो ये सारी इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के की पॉइंट्स हैं, जो बिल्कुल बेसिक, जो बिल्कुल बिगनर भी होता है वो इन चीज़ों को फॉलो करता है और कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करता रहता है। आपको हमेशा वो कोट्स याद होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप लोग इसमें प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर एक इंसान यहाँ पे बैठ के मुझे सुन रहा है, मेरे लेक्चर्स को अटेंड कर रहा है, मेरे लेक्चर्स को सुन भी रहा है, और वो उसकी प्रैक्टिस ना करे, और नेक्स्ट डे मुझे आके बताए कि सर जी, मैंने तो, आपने मुझे पढ़ाया था, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना मुझे प्रॉफिट आ रहा है समझ, ना मुझे लॉस की समझ में आ रही है, और मेरे ऊपर से सारी चीजें गुजर रही हैं। उसके दो रीजंस होंगे कि उसने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की होगी। अब एक अदर स्टूडेंट, जो सेकंड स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा कि जो उसको पढ़ाया गया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। वो अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा, मेहनत करेगा, पढ़ेगा, उसमें प्रैक्टिस करेगा, बेशक गलत करे, आई डोंट माइंड, आप लोग गलत करें, नो इशू एट ऑल, लेकिन प्रैक्टिस वो करे, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। उसके एंड में रिजल्ट क्या आ रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहा है, वो पासिंग की तरफ जा रहा है, मतलब वो जितनी प्रैक्टिस कर रहा है उतनी वो कामयाबी हासिल करता जा रहा है, नुकसान भी हो रहे हैं लेकिन वो प्रॉफिट। तो याद रखिएगा, मैं आपको ये सारी चीजें यहाँ पे एक एक चीज सिखाऊंगा, एंट्री पॉइंट, ये चीजें, लेकिन आप लोग सिर्फ देखने की हद तक इसको रखेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसीलिए आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आपने मार्केट में ट्रेडिंग करनी है, आप लोगों ने उसमें प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है ना? डेमो अकाउंट ओपन करें, रियल अकाउंट ओपन करें, इट्स टोटली अप टू यू। मैं आप लोगों को किसी भी चीज़ से फोर्स नहीं करूंगा कि आप लोग जो है डेमो पे करें, लेकिन आपको एक ऐसी एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजीज बता दी जाएंगी कि जिनके ऊपर आप लोगों के इजीली आप लोग देख लेंगे कि आपको जो प्रॉफिट रेशियो वो किस तरीके से है। एंड बाय द एंड ऑफ एवरी सेशन, एवरी वीक, वीकेंड के ऊपर आप लोग मुझे वो सारी चीज़ें भेज रहे होंगे, आप मुझे दिखा रहे होंगे, आप मुझे खुद से बता रहे होंगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये चीज़ बताई गई है कि आप लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, कि आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस को ज़रूर करना है। ठीक है? अब उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आज के सेशंस की कंप्लीट आ चुकी होंगी। अगर किसी भी मेंबर्स को कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो वो वन बाय वन अपना हैंड जो है वो रेज कर सकता है, या मुझे इधर रिटर्न मैसेज पे भी, मैंने देख लिया, ओपन कर लिया, तो वो मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। टेक्निकल मार्केट स्ट्रक्चर का जो बेसिक्स लॉ और फार्मूला है, प्लस आपके जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं, वो कमिंग फ्राइडे वाले दिन आपको जो सेशन होगा, उसमें आप लोगों ने अपनी जो है ना वो बुक्स लाजमी रेडी करके रखनी है, या नोट पैड, जो एस नोट्स होते हैं, एनीथिंग जो आपके लिए कन्वीनियंट है, वो आप लोगों को बेसिक्स लॉ में पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से आप लोग को हर चीज़ वहाँ पे बताई जाएगी, स्ट्रक्चर के बारे में। आपका टेक्निकल फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगा। जी रिहान, आपका जो भी क्वेश्चन है, आप हैंड रेस करके मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पे, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, व्हाट इज इक्विटी मार्जिन लेवल्स एंड व्हाट इज ट्रेडिंग बॉट एंड हाउ दीज वर्क्स? ट्रेडिंग बॉट, अच्छा मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, इक्विटी क्या होती है। रिस्क टू रिवॉर्ड में रिस्क कैसे कैलकुलेट करें, ऐसे लगा सकते हैं, वो समझ आया शर्जील भाई, मगर रिवॉर्ड कैसे कैलकुलेट करें? जी बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखें, जो आपने पहले क्वेश्चन किया ना, व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपका जो अकाउंट बैलेंस प्लस आपका जो क्रेडिट अमाउंट होती है ना, वो आपकी इक्विटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो बैलेंस है वो है $1,000 और आपने भी कोई ट्रेड अपनी एक्टिव की हुई है, ठीक है ना। तो आपकी जो इक्विटी है वहां पे वो आपकी 1,000 ही रहेगी, लेकिन बैलेंस आपका जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी। अब पॉजिटिव फॉर एग्जांपल $100 आपने प्रॉफिट बना लिया, आपने उसको क्लोज कर दिया। अब बैलेंस प्लस आपका प्रॉफिट जो होगा या लॉस होगा, उसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो आपकी इक्विटी की सूरत में वहां पे नजर आता है। मार्जिन लेवल्स ये होता है कि एक जो आप टोटल 10 सेंट की ट्रेड्स ओपन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको कितना मार्जिन दिया जा रहा है उस 10 सेंट के ऊपर, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आपको $90 का मार्जिन दिया जा रहा है कि अगर $90 आपकी ड्रॉ डाउन पे जाएगी तो आपके मार्जिन कॉल आ जाएगा। ये आपको डिपेंड करता है लेवरेज के ऊपर, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। अगर तो मार्जिन कॉल आ गई तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पोजीशन है वो क्लोज हो जाएगी लॉस के अंदर, उससे ज्यादा आपको नुकसान नहीं होगा, ठीक है। और ट्रेडिंग बॉट जो है ये एक बॉट है, मतलब आपका बॉट के बारे में तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये एक बॉट होता है, ये आपके रोबोट्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं। अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड आपने कैलकुलेट जो है ना, वो मैंने आपको अभी ये चीज़ बताया कि आपने रिस्क अगर 20 पिप्स का लिया है तो आपने 40 पिप्स का उसमें रिवॉर्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। इस तरीके से आप अपने रिवॉर्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप कैसे ट्रेड करें, सारे अकाउंट्स ब्लॉक हैं जी। कोई पाकिस्तान में जो है ना, PMEX पाकिस्तान जो है मर्केंटाइल एक्सचेंज है, आप उसके थ्रू ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। रिहान, अपना हैंड आप रेस करेंगे। अब यहाँ पे जिस तरह चंदर प्रकाश है, इन्होंने अब आपका अनम्यूट करके जो भी आपने क्वेश्चन करना है वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो अपना हैंड रेस करेंगे तो वो उसके ऊपर पार्टिसिपेंट्स के ऊपर जाके अपने हैंड को रेस करना है। सर बिल्कुल, मेरा आप हंड्रेड क्वेश्चन है। डॉलर के ऊपर बना सकते हैं प्रॉफिट। जी जी, आप पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है टाइम फ्रेम के बारे में। जी जी अभी ट्रेडिंग व्यू में टाइम फ्रेम देखते हैं, उसके अंदर अभी पाकिस्तान में आप देख रहे हो और इंडिया में देख रहे हो, तो बार का जो शेप होता है वो अलग अलग आता है। क्यों बोल रहे हो, नीचे टाइमर आता है ना, तो उसके जी हिसाब जी। से वो बार का शेप होता है। तो हमको क्या डिफॉल्ट टाइमर रखना पड़ता है, टाइमिंग टाइमिंग रखना पड़ता है कंट्री का? ये मैं आपको ना अभी जब फ्राइडे को सेशन होगा उसमें सारी ट्रेडिंग व्यू से ही रिलेटेड सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने ठीक वहाँ है पे सर। वो UTC रखना है, कौन सा टाइम फ्रेम आपने रखना है। वो अपनी कंट्री का आप लोग रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। आप इंडिया पे इंडिया का सिलेक्ट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान के हैं वो पाकिस्तान का सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बार का शेप और साइज में फर्क आता होगा ना सर? 30 मिनट्स का डिफरेंस आता ही वो होगा ना ब्रोकर्स, सब हाँ अभी जी, पाकिस्तान। ब्रोकर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग पे फर्क पड़ता है। अगर आपका मॉर्निंग में जब आपकी कैंडल ओपन हो रही है, एक कैंडल आपकी 3 बजे ओपन हो रही है और दूसरी ब्रोकर के अंदर आपकी कैंडल 4 PM पे ओपन हो रही है, तो उसकी जो शेप होगी वो आपकी चेंज हो जाएगी। ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क होता है, जिसकी वजह से आपकी कैंडल की शेप में फर्क आ जाता है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ सर। ओके। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट हैं आपके असदुल्ला मोहम्मद जी, आपकी क्या क्वेश्चन है। सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो आप सेशन करवा रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? क्योंकि इधर अभी मैंने बहुत आखिर में एंड में ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, आपको ये चीज़ पहले भी बताई गई थी कि आपके हर सेशन की रिकॉर्डिंग आपको सेम डे या नेक्स्ट डे, आज मिडनाइट या नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे आपको मिल जाएगी। आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाफिज भाई, आपके क्या क्वेश्चन है। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था। मैंने ना कोई पर्सनल में सर आपसे कोई बात करनी थी, डिस्कस करनी थी अपने अकाउंट के हवाले से। मेरे ना ऑल अकाउंट और हर चीज बंद है पाकिस्तान में, जबकि पासपोर्ट वगैरह हर चीज। तो अच्छा अच्छा, उसके लिए मैंने ये कुछ आपका क्या मालूमात बंद लेनी हुआ थी है। जी, मैं क्या। हाँ जी। ट्रेडिंग अकाउंट्स जो हैं वो आपके बंद हो चुके हैं। हाँ जी, ऑल जो ट्रेडिंग मेरे अकाउंट चार मतलब एडिशनल अकाउंट भी उसमें ओपन थे। एक्सएम में मैं ट्रेडिंग करता हूँ शुरू से। तो अच्छा अच्छा, वो भी अकाउंट बंद हुआ। इसमें एक्सनेस के तकरीबन ऊपर आप मेरे करते थे, वो भी बंद हो चुका है। हाँ जी, आईबी काउंट है मेरा, वो भी मतलब के सारे जितने भी काउंट है ना, वो पाकिस्तान की तरफ यानी केस, अब केस को भी हैंडल कर रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ। तो उसका तो हालांकि इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ठीक है, वो ये मैं कुछ पूछना चाहता था, वो किस तरह मतलब आप मुझे। आप ये एक काम कीजिएगा, आप ना सेशन के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। मैं इससे रिलेटेड, जो अकाउंट से रिलेटेड और ये ब्रोकरेज से रिलेटेड, मैं आपको सारी डिटेल्स बता दूंगा। वैसे ब्रोकर्स में जी पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में रहने का, बल्कि आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि वहाँ पे जितने भी अकाउंट्स हैं ना,
फॉर एग्जांपल आप एक्सनेस पे जिस तरह काम कर रहे हैं या कोई भी बंदा एक्सनेस पे अकाउंट पे काम कर रहा है, अब पाकिस्तान स्टेट बैंक की तरफ से नोटिफिकेशंस आता है कि भाई ये इलीगल है, आप लोग इस पे काम नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज जो फॉरेन आपकी ऑफशोर कंपनीज होती हैं उन पे आप ना ही पेमेंट्स आप भेज सकते हैं, ना ही वहां से विड्रॉवल ले सर मैं सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर। टैक्स पे भी करता रहा हूँ, लेकिन मेरा ना कोई मतलब बिजनेस के नाम से था, जिस वजह से मेरी स्टेटमेंट की वजह से इशू बना है मेरे लिए ना। जो क्योंकि वो मेन स्टेट प्रॉब्लम बैंक बनी ने है वो स्टेटमेंट। स्टेट बैंक ने अनाउंसमेंट दिया हुआ है, एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। आपने वहां पे लोकल बैंक में विड्रॉवल लिया होगा, जिसकी वजह से आपके जो ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं प्लस लेकिन मैं आपके शायद विड्रॉवल बैंक अकाउंट भी उन्होंने क्लोज कर दिए होंगे। जी जी जी। ये मैं आपको सारी इसमें गाइडलाइन ना आपको मैं कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आपको इसमें गाइडलाइन दे दूंगा। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा, बाकी आपने पूछा है फैसल ने, इस्माइल ने, कि व्हाट इज द आइडियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो आइडियल रिस्क रिवॉर्ड मैंने आपको बताया है कि ये आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करेगा। आइडियल वैसे रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो 1:2 होता है। हमेशा आप जितना लॉस लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल $10 का आपका लॉस हो रहा है, तो आप उसमें $20 तो आइडियल उसमें एम करेंगे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो $20 का हो। फिर उससे ज़्यादा आप जितनी अपनी एक्यूरेसी, जितनी अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर वर्क करेंगे उतनी आप लोग उसमें एक्यूरेसी को बढ़ाते जाएं, तो आपका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इंक्रीज होता जाएगा। तो मैंने आपको जिस तरह अभी बताया है, 1:7 का भी बताया, 1:4 का भी बताया, 1:2 का भी बताया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप लोग 1:10 तक भी जा सकते हैं, बहुत आइडियल उसको हम लोग बोलेंगे। अच्छा जी, हाफिज भाई का भी हो गया है क्वेश्चन। सैयद अशफाक जी, आपके क्या क्वेश्चन है? सर जी मेरे को ऐसा है कि ये साइकोलॉजी जो रहती है ट्रेडिंग की, जी उसका थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं सुबह से लेकर दोपहर तक तो करीबन $300-400 प्रॉफिट कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही शाम होती है ना, तो जो प्रॉफिट क्या होता है वो और जो भी होता है पूरा के पूरा वॉश हो जाता है मेरा। अच्छा, जो आपका बैलेंस होता है प्लस आपको जो प्रॉफिट होता है शाम तक सारा वॉश हो जाता है, ऐसा ही है? वॉश हो जाता है जी। हम्म। अच्छा, उसमें आप पता है क्या कर रहे हैं, आप अभी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओवर ट्रेडिंग इस तरीके से हो रही है आपकी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने $300 आज के दिन प्रॉफिट बनाया, तो वैसे असूलन जो आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि अपना लैपटॉप क्लोज करें और उसके बाद शाम को कोई ट्रेड ना करें। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने शाम को ट्रेड करनी ही करनी है। तो वो अब आपकी एक हैबिट बन चुकी हुई है। हैबिट आपकी क्या बन चुकी हुई है कि आप जो है हर वक्त, जिस तरह मैंने आपको भी बताया है, पढ़ाया भी जी आपको भी, कि इट इज़ नॉट जी नेसेसरी कि आप लोग 24 घंटे, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो 24 घंटे ट्रेड नहीं कर रहा होता। वो हाँ मार्केट हाँ में एक जी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते हैं। जिस तरह मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढूंगा, मेरी शायद एक हफ्ते में 2 या 3 ट्रेड्स होंगी जो कि मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे देंगी और मेरे लिए वो इनफ होता है। ठीक है ना? चाहे वो मेरे जी मेरे एक अपने असूल हैं ट्रेडिंग के, वो जो मैं आप लोगों से सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर भी करूंगा, तो उन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है। एक आपने ट्रेड करनी है एक दिन में, या 2 ट्रेड मैक्सिमम करनी है, और उसमें आप लोगों ने लॉस एक्सेप्ट करना है मार्केट से। ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया तो रिकवरी करें, प्रॉफिट हो गया तो फिर और प्रॉफिट के चक्कर में आपने बैठना है, इस तरह कभी भी नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें मैं साइकोलॉजिकली भी आप लोगों को ना जी इसके बारे में गाइडलाइन इसमें हर चीज़ दूंगा, ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फॉलो करें। ऐसा ना हो कि बस आप लोग प्रॉफिट, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि प्रॉफिट ले लिया और बाद में लॉस हो गया सारा। तो वो डेफिनेटली वो हर बंदे का ये इशू होता है, ये एक आपके साथ नहीं है, ये सारी चीजें आपकी ओवरकम हो जाएंगी इजीली। इंशाल्लाह। ठीक है। ओके। ठीक। जी, मुनीब सिद्दीकी, आपके क्या क्वेश्चन है? जी, मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि आप कुछ उसके बारे में बताया करेंगे जो न्यूज़ आती हैं, डेली या वीकली जो न्यूज़ होती हैं उस पे करेंगे, क्योंकि उससे इफेक्ट होता है काफ़ी मार्केट पे। तो जी किन न्यूज़ पे हमने उसको मतलब सीरियस लेना है, किन को नहीं लेना है, उस पे कुछ क्या करेंगे? ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि अभी जितने भी आपके सेशंस होंगे ना, 8 के 8 सेशंस हैं, इसमें आपको कहीं भी फंडामेंटल के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है ना, कि फंडामेंटली, क्योंकि आई एम नॉट अ फंडामेंटल ट्रेडर। यस, मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा कि आपने इकोनॉमिकल डाटा वो लास्ट में, जब आपका सारा का सारा टेक्निकल क्लियर हो जाएगा, सारे आपके टेक्निकल कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि फंडामेंटल इन न्यूज़ को आप लोग देख सकते हैं और उसका डाटा के ऊपर आप किस तरीके से, क्योंकि हर वक्त इसमें न्यूज़ नहीं आ रही थी। एंड जो न्यूज़ होती हैं वो जस्ट मार्केट को थोड़ा सा मैनिपुलेट करने के लिए आती हैं। मींस कि अगर मार्केट आपकी सेल साइड पर जा रही है तो वो बुलिश साइड पर चली जाएगी, बुलिश पे जा रही है तो बेरिश पे गिर जाएगी। तो न्यूज़ का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है। लेकिन मार्केट जो है वो आपकी 80 to 90% जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के ऊपर, और टेक्निकल जो अभी मैंने आज आपको पढ़ाया है, एट द एंड ऑफ सेशन आप लोग सप्लाई एंड डिमांड ही मेथड को पढ़ रहे होंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं प्रोनाउंसिएशन के। ठीक है ना?
तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी और उसके ऊपर आप लोगों ने करनी है ट्रेडिंग। तो सारी आपको मैं बता दूंगा, उसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। अच्छा जी रिहान, आपके क्या क्वेश्चन है? फाइनली आपने हैंड अपना रेज किया है। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ वालेकुम रही है मेरी? सलाम। जी आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे मिल नहीं रहा था कहाँ से करना है। अच्छा, मेरे ना सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। जी मैं दोनों बता देता हूँ। पहला, लिवरेज के बारे में बहुत ज़्यादा सर्च किया, उसके बारे में समझ ही नहीं लगती। एक ये कि ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी क्यों होती है? वन बाई ठीक है। सिक्सटी, 1/100, 1/5 ठीक है। 100, 1/1000। और अगर हम लेवरेज लाइक न्यूज आती है या कोई भी, हमें पता है कि मार्केट यहाँ से टच होके वापस जाएगी, हम स्टॉप सेल हम्म स्टॉप बाय स्टॉप लगाते हैं। हम्म। ठीक है। तो जी जी। वो हमें कंफर्म है मार्केट के इधर को इसने वापस जाना है, तो हम ठीक है। 2.0 की लॉट लेते हैं, 5.0 की ले लेते हैं, मतलब अ, थोड़ी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो वो लिवरेज के हिसाब से कैसे निकालेंगे? लाइक 1/60, 1/1000 मेरी लेवरेज थी एक्सएम की हम्म तरफ से। तो हम्म। मैंने 0.22 की मैंने 4 लॉट्स लगा दी, ठीक सेल है। स्टॉप या बाय स्टॉप या जो भी सीन है। तो हम्म उनका अगले दिन मुझे मैसेज आया कि आप इतनी ज्यादा लिवरेज इस हिसाब से यूज नहीं करते। वो मुझे कैलकुलेट नहीं करनी आती, वो मुझे हम्म। कैलकुलेट करनी बता दें काइंडली। और ठीक है। दूसरा, मार्केट में अभी पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं, मार्केट में गैप अप ओपनिंग क्यों होती है? लाइक आज सेल हाँ। है तो अगर 1910 पे है, तो हम्म अगले दिन वो 1900, मतलब मॉर्निंग में जब ओपनिंग होती है 2 घंटे ऑफ होके, तो हम्म वो 1908 या 1912 इस पे गैप अप ओपनिंग क्यों होती है, और उसको कवर वो करने आती है मार्केट वापस के नहीं? बस हम्म। ये मेरे दो क्वेश्चन है। ठीक है। पहले तो आपका क्वेश्चन क्या था उसका मुझे बताएं आप। वन बाय वन आपने चले 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। गैप गैप का मैं अप। आपको बता देता हूँ। गैप का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आज है मंडे, सॉरी जी जी आप आज है फ्राइडे, ठीक है। जी जी अब फ्राइडे में मार्केट में आपके कौन से सेशन पे न्यूज़ आई है? आपके एनवाई सेशन पे मेजर न्यूज़ आ गई। फॉर एग्जांपल आप लोगों का सीपीआई डाटा आ गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा आ गया, और जी कंज्यूमर प्राइस के डाटा के ऊपर मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूव दे दिया है, राइट। जी अब जी उसमें क्या होगा कि आधा मूव आपका कंप्लीट होता है आपके एनवाई सेशन के ऊपर, न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर। सो ऑन द अदर हैंड आपका जो एशियन सेशन है और आपका लंदन सेशन किस पे चला गया? पेंडिंग पे चला गया। अब जो उनके प्री वॉल्यूम होते हैं, प्री वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? आपका पेंडिंग होता है ना, पेंडिंग प्राइसेस जी आपकी जी होती हैं जी जिसमें आप लोग पेंडिंग ऑर्डर लगाते हैं। जब जी मार्केट में वहां पे पेंडिंग ऑर्डर की एग्जीक्यूशन की जाएगी, और आप लोग अक्सर देखते हैं कि मार्केट में इतना ज्यादा इतना बड़ा गैप आ जाता है, मतलब आपको समटाइम्स जो होती है ना मार्केट, इस कैंडल से इस कैंडल के दरमियान में इतना ज्यादा गैप आया होता है, तो वहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर की एग्जीक्यूशन इतनी ज्यादा हुई होती है कि मार्केट यहाँ से इस कैंडल से लेके इस कैंडल के दरमियान गैप, और यहाँ से जंप ऊपर की तरफ दे देती है, क्योंकि सेम डायरेक्शन पे मार्केट। और ये आपके कुछ ब्रोकर्स की तरफ से भी होता है। ब्रोकर्स की तरफ से इसलिए होता है, अक्सर आप लोग देखते हैं मार्केट क्लोजिंग के अंदर इतना ज्यादा गैप आ जाता है, स्प्रेड के अंदर हाई स्प्रेड हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि जब मैंने अगर एक बाय की पोजीशन ली और वो 30 पिप्स प्रॉफिट में जा रही है मेरी, ठीक है ना, जी 30 पिप्स जी प्रॉफिट में चली गई, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जब क्लोजिंग से पहले मैं तो उसको ब्रेक इवन कर देता हूँ और आप लोग भी ब्रेक इवन करेंगे, राइट। तो ब्रोकर क्या करेगा, या तो वो आपके स्प्रेड हाई करके आपका ब्रेक इवन हिट कर देगा, या मार्केट जैसी गैप से ओपन होगी, तो बेसिकली गैप से ओपन होने का मतलब ये है कि जब प्राइस डिलीवरी आपके पीछे लिक्विडिटी जो प्रोवाइडर होते हैं ना, आपके जो बैंक्स जिसके ऊपर आप लोग कैपिटल अपना रखते हैं, सिक्योरिटी जो कैपिटल होता है, क्योंकि देखिए ना, एक ब्रोकरेज कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक्सनेस ले लें, आईसी मार्केट्स ले लें, ठीक है। अब इसके भी इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बस ठीक है कि आपका जो इतने ब्रोकरेज हैं वो आपके लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होंगे, आपका कोई भी उनका लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा जिसमें डिले नहीं हो रहा होगा। अब डिले किस वजह से नहीं हो रहा होगा? क्योंकि वहां पे आपकी जो ऑलरेडी कैश फ्लो, लिक्विड कैश फ्लो होता है वो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो उस वजह से जब आपके नंबर्स ऑफ ऑर्डर की एग्जीक्यूशन है वो आप जब टर्मिनल पे एग्जीक्यूट करते हैं, तो पीछे से ऑलरेडी वो इतना ज्यादा लिक्विडिटी प्रोवाइड हुआ होता है कि आपके कोई डिले नहीं आता, उसमें कोई गैप नहीं आ रहा होता, कोई उसमें स्पाइक, जिस तरह आपने अभी वो पेंडिंग ऑर्डर्स का मुझे बताया था, सेल स्टॉप एंड बाय स्टॉप। अगर न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड करेंगे तो आप किसी भी ब्रोकर के ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर ये जो सेल स्टॉप है या बाय स्टॉप है, देखिए इसमें स्लिपेज आ गई। स्लिपेज तो डेफिनेटली 200% आती है, क्योंकि इतनी ज्यादा एग्जीक्यूशन हो रही होती हैं, और आपका ऑर्डर भी उस एग्जीक्यूशन की नजर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बाय स्टॉप लगाया और मार्केट इधर है,
तो जब आपका बाय स्टॉप एक्टिव होगा तो 1 सेकंड पे कैंडल इस तरह बनेगी, आपका बाय स्टॉप स्लिप होके यहाँ पे चला जाएगा, वो यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा, आपकी डिलीवरी प्राइस जो है वो यहाँ पर जाएगी, इधर आपकी डिलीवरी प्राइस नहीं लगेगी। इसीलिए आप लोगों ने शुरू में कोई न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करनी। अब स्लिपेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ये बहुत एक डिटेल्ड कन्वर्जेशन है स्लिपेज की। स्लिपेज का मतलब ये होगा कि आपका जो ऑर्डर है वो उस पीछे आपका जो ईसीएन ब्रोकर्स होते हैं ना आपके, डिफरेंट ऑक्टाफैक्स और डिफरेंट 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 आपके ब्रोकर्स होते हैं, उस पर इतनी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। अब एक बंदा, अब आप उसमें ट्रेड नहीं कर रहे, उसमें लाखों के हिसाब से लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब जो लाखों लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें जब तक वो स्लिपेज नहीं आएगी, बेसिकली आपका जो ब्रोकर होगा वो अपने न्यूज़ के ऊपर, इन एरियाज के ऊपर या सेल के ऊपर, इन एरियाज के ऊपर वो प्रॉफिट बनाता है। तो न्यूज़ के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग को अवॉइड किया करें। इन शॉर्ट, इन सिंपल ये चीज़ है कि न्यूज़ के ऊपर आपने जो है ना वो अवॉइड करना है। बाकी लेवरेज की जहां तक आपकी बात आ गई है, तो 1 रेशो जो 1000 है, मैंने आप लोगों को बताया कि 1 रेशो 1000 का आपको लेवरेज लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी लोन मनी ये होगी कि आपने $500 इन्वेस्ट किया और आपको ब्रोकर कह रहा है कि आप 5000 के तक उसमें शॉपिंग कर सकते हैं। शॉपिंग का मतलब वही हो गया कि आप सेलिंग एंड बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को सिर्फ इतना रहना चाहिए लेवरेज के 1 रेशो 100। अब 1 रेशो 100 से मुराद ये है कि आप उस अकाउंट के ऊपर, $1000 का आपका अकाउंट है, मैं उसकी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, तो आप 10 सेंट से ज्यादा की पोजीशंस इसमें ओपन नहीं कर पाएंगे। अगर आप 0.10 की एक और ओपन करेंगे, 0.10 की एक और ओपन पोजीशन करेंगे, जिस तरह आप बता रहे हैं कि मैं 2 पोजीशन लूंगा, 3 पोजीशन लूंगा, तो आपका जो ब्रोकर होगा वो आपको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि वो आपको जो लेवरेज है 1 रेशो 100 का कम लेवरेज आपको प्रोवाइड कर रहा होगा। मींस आपको जो यहाँ पे 5000 की आपने करनी शॉपिंग, तो वो आपकी रिड्यूस होकर 500 तक चली जाएगी। ठीक है ना। तो प्रीवियस जो आपका मार्जिन, जो अभी पूछ रहे थे यहाँ पे कमेंट्स में भी, कि मार्जिन क्या होता है, कि अगर आप 500 के डॉलर के ऊपर 10 सेंट लगा रहे हैं और आपका जो टीपी है वो कितना है 100 का, तो आपके पास पीछे कितना बैलेंस बाकी बचा है 400। तो मतलब $100 जो है वो आपका अब रिस्क पर डला हुआ है। ठीक है ना, $100 पूरा का पूरा आपका रिस्क पे डला हुआ है। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगी कि उस $100 को फिल करने के लिए, जो आपका 400 बकाया बैलेंस बचा हुआ है, उसको फिल करने के लिए मार्केट आपको प्रॉफिट देगी। तो आपका 400 रिस्क फ्री ऑलरेडी है, प्लस आपका 100 इसके अंदर ऐड अप होके, तो ये टोटल आपको 500 कर देगा। आपका 500 डन हो गया। आपको टोटल कितना पड़ा हुआ था यहाँ पे, $1000। अब $1000 का आपको कितना प्रॉफिट मिल गया, 1100 आपका प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग अपने जो है वो मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मतलब मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका लेवरेज इंपॉर्टेंट है। तो लेवरेज आपने हमेशा, जो भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, आप लोगों ने हमेशा 1 रेशो 100 ही का लेवरेज आपने चूज करना है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतना लेवरेज हमने रखना है या इतना नहीं, लेकिन आप लोगों ने बस लेवरेज की जो सेटिंग्स हैं अपने अकाउंट्स की, वो 1 रेशो 100 से ज्यादा नहीं रखनी। अगर आप लोग 1 रेशो 1000 करेंगे, 500 करेंगे, 2000 करेंगे, समटाइम्स आप 3000 भी कर सकते हैं, तो अपने अकाउंट को आप लोग जल्दी वॉश की तरफ लेकर जा रहे हैं। बस इसका ये कॉन्सेप्ट है। जी, वो रिस्क रिस्क कंट्रोल करने के लिए 1/100 रखेंगे ना, ताकि डेफिनेटली, ज्यादा बिल्कुल। लॉट्स ओपन ना कर सके। ज्यादा लॉट्स भी आपके ऊपर नहीं होंगे और आप लोग ज्यादा रिस्क भी नहीं ले सकेंगे। आपका ब्रोकर आपको अलाउ ही नहीं करेगा। आपका जितना लेवरेज होगा उतना ही आप लोग उसमें रिस्क ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। Sir, I have an account of 50,000 which has a drawdown limit of 5% per day and 12%. ठीक है, I have reached 8% profit for phase one. How much lot you recommend me in the gold? There is no time. हाँ जी, बिल्कुल मुझे पता है, ये आप फंडेड अकाउंट की बात कर रहे हैं सागर आनंद। तो इसमें बिल्कुल आप जो है ना 5% आपका डेली का ड्रॉ डाउन है। अब इसका ये मतलब है कि आपने 5% एक दिन में लॉस नहीं करना 50,000 के ऊपर। ठीक है ना। तो आपको जो लॉट साइज होना चाहिए वो 0.50 से ज्यादा, एक आपकी जो हिस्ट्री है ना वो सारी की सारी, बेशक आप प्रॉफिट बनाए लॉस बनाए वट एवर जो भी करें, लेकिन आपका जो लॉट साइज है वो 0.50 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ओवरऑल जो है आपने 8% आपने फेज वन का बनाना है और सेकंड फेज पे आपने 5% बनाना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आसानी से, और इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं, बेशक 2 महीने लगा लें बिल्कुल, तो आप इजीली उसको ओवर, लेकिन आपने 50 से ज्यादा लॉट नहीं लेनी। अगर आप 100% श्योर हो कि मार्केट वहां से सेल या बाय हो रही है, स्टिल आपने 0.1 ही आपने लेनी है। अगर आप उसको मल्टीपल पे करना चाह रहे हैं तो आप 0.10 की 5 लॉट्स ले सकते हैं, 10 सेंट्स की 5 पोजिशन ले सकते हैं, सेल 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 सेल, या बाय बाय बाय, इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से आपने उनको 50 सेंट से ज्यादा नहीं लेना, या 0.25 की आप पोजिशन ले सकते हैं, दो। इस तरीके से आपने उसको मैनेज करना है। अच्छा जी, इरफान सलीम, आपकी क्या क्वेश्चन है?
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा वालेकुम है। सलाम। जी जी। छोटा सा क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से हम पाकिस्तान के अंदर विड्रॉल जो है ना लोकल बैंक में लेना सही है? अगर जी सही नहीं है तो कोई दूसरा मेथड अगर आप रिकमेंड करें तो वो काइंडली। बिल्कुल मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। मेरा खुद पर्सनली इसीलिए मैं आपको रिकमेंड अभी करूंगा बिकॉज मैं खुद वो चीज़ कर रहा हूँ। अगर मैं वो खुद चीज़ ना करूँ तो आप लोगों को रिकमेंड भी ना करूँ। तो पाकिस्तान में देखें, मेरा एक्सनेस पे अकाउंट है, उसकी जो वेरिफिकेशन है वो पाकिस्तान की हुई हुई है सारी, मींस पासपोर्ट है, जो आपकी केवाईसी होती है आप सबको पता होगा, ठीक है। तो मेरी पाकिस्तान की हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान के उनके रूल्स हैं कि आप लोकल बैंक में विड्रॉवल नहीं ले सकते। अगर आप लोग लेंगे और मतलब जिस तरह आपको पता ही है कि पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह की वेरिफिकेशंस हो रही होती हैं और सारी चीज़ें चेक हो रही होती हैं एफबीआर की तरफ से भी एंड दिस एंड दैट। सो आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें यूएसडीटी के थ्रू आप ले सकते हैं, बाइनांस के थ्रू, एंड बाइनांस में आके जो आपकी थर्ड पार्टीज बैठी हुई हैं आप लोकल बैंक के थ्रू उनसे विड्रॉवल ले सकते हैं। एक्सचेंजर्स जो बैठे होते हैं आपके, तो थर्ड पार्टी के थ्रू आप वहां से विड्रॉवल ले सकते हैं। तो मैं जिस तरह मैं यहाँ पे रह रहा हूँ कोलालमपुर मलेशिया में, तो मैं अपना विड्रॉवल यूएसडीटी में ले लेता हूँ सारा का सारा, फॉर एग्जांपल 500 1000, और मैं उसमें लोकल बैंक में मलेशिया में डिपॉजिट कर देता हूँ और यहाँ से मैं पाकिस्तान एज ए रेमिटेंस अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग पाकिस्तान के लोकल बैंक में अपने थ्रू डिफरेंट चैनल्स आप वहां से अपना विड्रॉवल ले सकते हैं। तो उसमें फिर आपको थैंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी किस्म की। लेकिन यह है कि अगर आप लोग कहते हैं कि सर अकाउंट, जिस तरह भी क्वेश्चन मुझसे ये पूछा था ना कि ब्रोकर्स का, तो ब्रोकर्स जो है, मैं पर्सनली पहले ऑक्टाफेक्स पे काम कर रहा था, मतलब उसके साथ नहीं, उस पे मेरा अकाउंट बना हुआ था, 2 साल मैं उस पे काम करता रहा हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्प्रेड का और बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, मैंने उसको क्लोज किया। उसके बाद मैंने जो है वो एक्सनेस के अकाउंट रॉ मैंने अकाउंट बनाया, उस पर मैं कमीशन पे कर रहा हूँ पर ट्रेड के ऊपर, लेकिन आज दिन तक मुझे उसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इवन मैंने स्मॉल डिपॉजिट किया, मैंने बहुत ज़्यादा डिपॉजिट किया, कभी कोई विड्रॉवल, इंस्टेंट विड्रॉवल हो जाता है आपका यूएसडीटी में, विद इन 2 मिनट्स आपको विड्रॉवल मिल जाता है, किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप लोगों को ये है कि एक्सनेस पे आप लोग अपना अकाउंट बेशक डेमो बनाएं, रियल बनाएं, रॉ स्प्रेड बनाएं, ट्राई करें। अगर आपको पसंद आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इधर वो आपको ये नहीं कह सकता कि आप एक्सनेस पे बनाएं, इस पे बनाएं, उस पे बनाएं, जिस मर्जी पे आप बनाएं। मेरी तरफ से आईसी मार्केट पे बना लें, आईसी मार्केट सबसे बड़ा ब्रोकर है। अब मैं इस पे आपको बताऊंगा कि किसी दिन के ए टाइप ब्रोकर क्या होते हैं तो बी टाइप ब्रोकर क्या होते हैं, मैं आपको लेकिन इसके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, बड़ी डिटेल ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। यू वेरी मच। अ, हाँ जी, यूएसडीटी का अकाउंट किस पर बना सकते हैं? बाइनांस पे जाके binance.com पर जाएं, वहाँ पे आपका बनेगा। अच्छा, शेयर योर एक्सनेस रेफरल, मैं शेयर कर दूंगा जी, बिल्कुल कर दूंगा आपको। सर पाकिस्तान में फंडेड अकाउंट लेने का क्या रिक्वायरमेंट्स है? शाहजेब, आप जो है ना मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। फर्स्ट, आप लोगों की सबकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए लर्निंग। आप लोग जब अपनी लर्निंग कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आपकी सेकंड में आपको हर चीज़ बताऊंगा कि आप लोग अपने, अगर आपके पास $10,000 पड़ा हुआ है तो आप उसको किस तरह स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 5,000 पड़ा हुआ है, इवन 1,000 पड़ा हुआ है तो आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल आराम से आप ट्रेडर बन सकते हैं। तो आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आए हैं, आपने अच्छे प्लेटफॉर्म का इंतखाब किया है, तो आप इस चीज़ पे बिल्कुल डोंट, ये टेंशन फ्री हो जाएं। सिर्फ आपने फोकस नंबर वन प्रायोरिटी पे ये रखनी है कि लर्निंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, उस पर प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। कमाने का इसमें इतने ज़्यादा तरीके हैं जो आपको हर चीज़ यहाँ पे बता दी जाएगी, आपने उस चीज़ पे कभी भी परेशान नहीं होना। सर स्कैल्पिंग के लिए सब चीज़ें आपको बताएंगे, सेशन हर चीज़। स्कैल्पिंग तो बेस्ट है मेरी, मैं आप लोगों को सारी वो उसकी स्ट्रेटजी भी गोल्ड की जो आप लोगों से मैंने शेयर किया था। तो आखिरी सेशन जो सेकंड सेशन, सॉरी लास्ट सेशन जो होगा, उसमें आपको ब्रेकआउट, पहले आपके सारा टेक्निकल, उसके बाद आपको स्ट्रेटजीज, डायरेक्ट आपको स्ट्रेटजीज नहीं पकड़ानी। सर कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप अगर आप डिपॉजिट करते हैं बैंक से, बैंक पे ही आप विड्रॉवल ले सकते हैं इन केस में। कुछ नहीं होता यार, कुछ भी, कोई ब्रोकर इस तरह, एक्सनेस ने कभी इस तरह नहीं बोला। मैंने अभी आपको उसका बताया, मेरे पास तो उसका रिकॉर्ड है ना पूरा। बाइनांस से मलेशिया लोकल बैंक में विड्रॉ का कोई इशू तो नहीं होता। नहीं, उस पे फिर वही होता है ना, जिस तरह पाकिस्तान में आप पी टू पी ले रहे हैं, अब यहाँ पे पी टू पी मलेशिया पे नहीं है, तो हमारे पास फिर एजेंट्स होते हैं, उनके थ्रू हम लोग विड्रॉवल ले लेते हैं। तो अब ये चीज़ें मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा। सर एवरीडे सेशन नहीं, एवरीडे नहीं होगा आपका, मंडे एंड फ्राइडे। अब जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर रखनी है, अपनी नोटबुक आपने रखनी है, उस पर कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ पैटर्न स्ट्रक्चर के बताऊंगा, बेसिक स्ट्रक्चर पहले आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है, टूटता कैसे है, बाय किस तरह होता है, सेल किस तरह होता है, उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न का क्या किरदार होता है। तो जो आपका फर्स्ट 4 सेशन जो होंगे ना, आपका कंप्लीट प्राइस एक्शन आपका कंप्लीट होगा। फिर जो नेक्स्ट आपके 4 सेशंस होंगे उसमें एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएगा।
फिर ये कंबाइंड चीज़ें जब होंगी, आपको ये चीज़ें समझ आने के बाद फिर आपको ब्रेकआउट स्ट्रेटजी एंड आपको लास्ट वाले सेशन पे क्या चीज़ बताई जाएगी, आपको जो ये मैं 4 कैंडल्स की आपको बता रहा हूँ इसमें कुछ ईएमएस और ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी, बेसिक्स आपको कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सबके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है। अच्छा सर, बाकी आप जो उसका पूछ रहे हैं वो मैं आप लोगों को वो आपको बता दूंगा। जनरली हाउ मच इज द कन्वर्जेशन इफ वी डिपॉजिट द करेंसी आउट, जनरली हाउ मच इज द कन्वर्जेशन कन्वर्जन, ओके वो आपका वहीं पे आ रहा होता है, क्या कहते हैं आपके ब्रोकर वो खुद ही कन्वर्जन आपको बता रहा होता है उस टाइम पे जब आप वहाँ पे लिख रहे होते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान के लोकल बैंक से डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे वहाँ पे फॉर एग्जांपल 20,000 आप लिखेंगे रुपीज़ में, या आप लिखेंगे 50,000 रुपीज़, तो नीचे आपको डॉलर्स का कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, वो आपको बता देगा। तो नॉर्मली इस तरीके से होता है ओपन और जो मार्केट रेट चल रहा होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। बाद में मैं आपको ग्रुप के अंदर रेटिंग के लिए आपको पूछा जाएगा कि आपको ये सेशन, तो जो आपका ऑनेस्ट रिव्यू होगा वो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, राइट। और उसके बाद आपको जो रिकॉर्डिंग है इसकी तकरीबन आई थिंक जब वो सेव हो जाएगी तो ग्रुप के अंदर अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग उस रिकॉर्डिंग को एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है। तो हमारे सेशन का भी टाइम भी जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका हुआ है। आप लोग सारे अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू ऑल दिस फ्राइडे। टेक केयर एवरीवन एंड गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़।